अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हम में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, और आज जो अल्लाह ताला का नाम हमने चुना है वो है अल-बाइस। अल-बाइस, और ये अल्लाह ताला की एक बहुत ही ख़ास सिफत की तरफ इशारा करता है, और इसका मतलब है मुर्दों को ज़िंदा करने वाला। वो जो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, उन्हें दोबारा अल्लाह ताला ज़िंदा करेंगे। और वो दिन ज़ाहिर है जिसे हम रोज़े महशर या रोज़े क़यामत के नाम से जानते हैं, जिस दिन सबका हिसाब किताब होना है, उस दिन उन लोगों को ज़िंदा करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। ये नाम, या यूँ कहिए कि जो नाम की जो सिफत है, ये अल्लाह ताला ने सूरह हज में बयान फरमाई है, और उसमें ये बयान किया गया है कि वही है कि जो लोग मुर्दा हो गए और जो कब्रों में चले गए, उन्हें वो निकालेगा उन कब्रों से और ज़िंदा करेगा, और फिर वो तमाम लोग अल्लाह ताला के सामने पेश हो जाएंगे। अच्छा, अब एक वो मौत है कि जो कि अबदी नींद हम सो जाएंगे, और एक मौत वो है जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर जिसका तजर्बा करते हैं कि जब हम सोते हैं तो आपको पता नहीं होता कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया माफिया से हम बेखबर हो जाते हैं। तो उस नींद से जगाने वाली भी ज़ात अल्लाह ताला की है, वरना अगर हम सो जाएं और वो हमें न जगाए तो फिर शायद हम न जाग सकें। यानी कि मुर्दे को जानदार करने वाला भी फिर बिल्कुल वही ज़ात है। और हम रोज़ाना उस मौत को एक्सपीरियंस तो करते ही हैं, रोज़ाना उसका तजर्बा करते ही हैं कि जब रात को हम सोते हैं और फिर सुबह उठते हैं तो हमें यही मौत से दोबारा ज़िंदगी का फ़लसफ़ा जहन में याद आ जाना चाहिए। फिर एक और चीज़ जो इस हवाले से सामने आती है वो ये कि इंसान की खसलत हमेशा से एक सी रही है। एक ही एतराज़ है जो कि हमेशा से ना मानने वाले करते रहे। वैसे तो बहुत सारे एतराज़ हैं, लेकिन ये एक एतराज़ होता है। उस ज़माने में भी कुफ़ार करते थे कि जब हम मर जाएंगे, जब हमारी हड्डियाँ भी गल सड़ कर ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर कैसे हम जिंदा होंगे। और आज भी आप देख लीजिए ना, अकल उनकी मानती नहीं है, उतनी ये पावर सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, जो अकल को माऊफ करके, अकल से बियॉन्ड आपकी थिंकिंग और इंटेलिजेंस और जो आपका अकल और शऊर आप समझते हैं, उससे आगे की बातें हैं ना, वो समझ नहीं आती उनको। आज भी जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, या जो एथियस्ट हैं या जो दूसरे जो हैं लोग, वो कहते हैं कि जी ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम मर जाएं तो फिर दोबारा जिंदा हो। यही सिर्फ इतनी सी जिंदगी है, इसी में जो करना है कर लो, जी लो, और उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक जगह पर जवाब भी दिया है उन लोगों का कि जब एक मरतबा, पहली मरतबा तख्लीक करना मुश्किल होता है या दोबारा तख्लीक करना मुश्किल होता है? पहली मरतबा। तो जिसने पहली मरतबा तख्लीक कर दिया, उसके लिए क्या मुश्किल है कि जब तुम्हारी हड्डियां भी गल सड़ जाएं तो वो दोबारा तुम्हें तख्लीक कर ले। और दुनिया की ज़िंदगी को फिर इसी हवाले से हमें देख लेना चाहिए कि दुनिया की ज़िंदगी क्या है, क्योंकि हमें तो आखिरत को याद रखना चाहिए, उस दिन को याद रखना चाहिए जिस दिन हम अल्लाह ताला के आगे दोबारा ज़िंदा होकर पेश होंगे। तो दुनिया के बारे में हदीस में अक्सर ये बात आती है कि दुनिया जो है उसकी ज़िंदगी खेल है। कुरान में भी आता है कि दुनिया की ज़िंदगी जो है वो खेल है, आप समझे मुसाफिर हैं आप, और मुसाफिर हैं, और उसकी जो हैसियत है दुनिया की, वो मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं है। तो अब इस दुनिया के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और आखिरत के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, इसके हवाले से हम खुद अपने गिरबान में झांक लें तो बेहतर होगा। लेकिन अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन। और बड़ा प्यारा वैसे नाम अल-बाइस, और ज़बरदस्त उसकी खुसूसियात हमेशा हर नाम की तरह। बिल्कुल। आगे अगर हम बढ़ें और अब अगर हम आपसे ये कहें कि आज कौन सा मुल्क है जो आपने चुना है हमें जहाँ लेके जाने, वैसे मुझे कल ये ख्याल आया था कि आपने तो दुनिया देख ली है। वैसे दुनिया में इसी तरह देख सकता हूँ, बिल्कुल, और इसी तरीके से देख रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ। मेरा जज्बा देखें, मतलब ये अकेले नहीं देख रहे, हाँ, दुनिया को दुनिया, मेरा जज्बा देखें, इस जज्बे को मद्देनजर रखें कि मैं देखता भी हूँ और दिखाता भी हूँ। बहुत सारे लोग सिर्फ देखते हैं। अच्छा। तो अब जो दिखाने वाला मरहला है, आज मैं आपको लेकर जाता हूँ लीबिया। समुंदर का फिरोजी पानी और साहिल पर सफेद इमारतें, तराबलस बहरे रोम के पानियों पर जलपरी सा लगता है। बहरे रोम की तहजीब पर अरब और शुमाल अफ्रीकी छाप तराबलस की गलियों और इमारतों को दिलकश बनाती है। कदीम ज़माने में इस शहर को ओया कहा जाता था। ये शहर उन 3 शहरों में से एक था जिनसे मिलकर आज का ट्रिपोली यानी तराबलस बना है। ट्रिपोली 2 अल्फाज ट्राई यानी 3 और पुलिस मतलब शहर का मुरक्कब है। चूँकि तराबलस 3 शहरों के मिलाप से वजूद में आया, इसलिए इसे ट्रिपोली कहा जाता है।
तराबलस लिबिया का सबसे बड़ा शहर, दारुल हुकूमत और बुनियादी बंदरगाह है। इसका रकबा 27 मुरब्बा किलोमीटर जबकि आबादी 7,30,000 के करीब है। कदीम शहर और तवील तारीख के सबब तराबलस में कई निहायत अहमियत के हामिल आसार कदीमा हैं, जिनमें तराबलस का पुराना कस्बा मदीना, आर्क ऑफ मार्कस ऑरेलियस, बुर्ज तराबलस, लाल किला जिसे रेड कासल या असारिया अलहमरा भी कहा जाता है, सर फहरिस्त है। क़बल इस्लाम लिबिया को कई बार यूनानियों और रूमियों ने नेस्तो नाबूद किया। यहाँ मिस्र की मलका क्लियोपत्रा की हुकूमत भी रही। 647 ईस्वी में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की क़यादत में हजरत अब्दुल्ला बिन साद रजी अल्लाह अन्हु ने तराबलस में फतह का झंडा बुलंद किया। लिबिया के जुनूबी इलाकों की फतह 663 ईस्वी में हजरत अक़बा बिन नाफे के हाथों हुई। खिलाफत उमैया के बाद अब्बासिया और फिर यहाँ उस्मानी दौर आया। 1912 में इटली ने लिबिया पर कब्जा कर लिया, जो 1943 तक कायम रहा। जंग अजीम दोम में इटली की शिकस्त के बाद लिबिया अंग्रेजों के पास चला गया। लिबिया पर इटली के कब्जे के बाद उमर मुख्तार इटली के खिलाफ जहाद में हीरो बनकर उभरे। उन्होंने 20 साल इटली के कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद की और तख्ते-ए-दार पर चढ़कर शहादत से सरफराज हुए। 1981 में उमर मुख्तार की जिंदगी पर हॉलीवुड में लायन ऑफ द डेजर्ट यानी सहरा का शेर के नाम से फिल्म भी बनाई गई। 1982 में इटली ने इस फिल्म पर पाबंदी लगा दी, लेकिन जब 2009 में लिबिया के सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी इटली के दौरे पर गए तो इटली के चैनल पर हुकूमती हिदायत पर इस फिल्म को नशर किया गया। My father used to say, blows that don't break your back, strengthen it. उमर मुख्तार के बाद आज़ादी की तहरीक ने जोर पकड़ा और 1951 में लिबिया ने मोहम्मद इदरीस की क़यादत में आज़ादी हासिल की। लिबिया में बादशाहत कायम हुई और मोहम्मद इदरीस मुल्क के बादशाह बन गए। 1959 में मुल्क में तेल की दरियाफ्त हुई, जबकि 1969 में कर्नल कदाफ़ी ने फौजी बगावत के जरिए मोहम्मद इदरीस का तख्ता उलट दिया। कर्नल कदाफ़ी 2011 की सिविल वॉर तक लिबिया के सरबराह रहे। 2011 की सिविल वॉर में फ्रांस, अमरीका, बरतानिया और कनाडा ने बागियों की मदद को जवाज बनाकर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए। 20 अक्टूबर 2011 को अपने आबाई शहर सरत में हमला आवरों का मुकाबला करते हुए कज़ाफ़ी को हलाक कर दिया गया। फ़ज़ाई हमले ने नेटो ने दर्जनों शहरियों को हलाक कर दिया। जंग के बाद अब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका। अब लिबिया में 3 सियासी गिरोह मिलकर हुकूमत कर रहे हैं, जिनमें से सिर्फ एक ट्रिपोली की जनरल नेशनल कांग्रेस को बाकी दुनिया तस्लीम करती है। लिबिया शुमाली अफ्रीका में वाक़ रकबे के लिहाज से दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा 18 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। लिबिया की आबादी 68 लाख से जायद है। 96% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। बुहेरा रोम के साहिल पर वाक़ इस मुल्क का ज्यादातर हिस्सा सहराए आजम पर वाक़ है। लिबिया दुनिया का गर्म तरीन मुल्क है, जहाँ दर्जा हरारत 57.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके सहराई इलाकों में कई साल तक बारिशें नहीं होती, इसलिए वहाँ औसत बारिश का कोई तस्वुर नहीं है। लिबिया मुल्क की 75% खुराक बाहर के मुल्कों से दरामद करता है, क्योंकि लिबिया में ज़रई ज़मीन बहुत कम है। लिबिया दुनिया में सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला नवा और अफ्रीका में पहले नंबर पर है। लिबिया के इलाके बेनगाजी की कदीमी मस्जिद अल अतीक सहराए आजम की कदीम तरीन मस्जिद है, जो 15वीं सदी ईस्वी में तामीर की गई थी। ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट लिबिया में दुनिया का सबसे बड़ा आबपाशी का निजाम है। ये 1300 कुओं पर मुश्तमिल है, जिनमें अक्सर 500 मीटर से ज्यादा गहरे हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए लिबिया के शहर तराबलस, बेनगाजी और सीरत को पानी मुहैया किया जाता है। ये प्रोजेक्ट कर्नल कदाफ़ी ने शुरू कराया था। कर्नल कदाफ़ी ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया था। थैंक यू ओवैस, मुझे आज याद था आपका शुक्रिया अदा करना। लिबिया की सैर करके तो मज़ा आया, लेकिन अब वापस आते हैं पाकिस्तान की तरफ। कोरोना वायरस की वबा पाकिस्तान में आई, दुनिया में आई, केसेस बढ़े। पहले फिर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पहले सिंध में और फिर पूरे मुल्क में लॉकडाउन का फैसला हुआ। इस दौरान कोरोना वायरस के मामले पर सिंध और वफाक के दरमियान तो इल्ज़ाम तराशी चलती रही, जो आज भी जारी है। जबकि अपोजिशन की अगर हम बात करें तो अपोजिशन की तरफ से भी वक्तन फ़वक्तन हुकूमत पर नाकाफ़ी इकदाम के इल्ज़ाम लगते रहे। वज़ीर आज़म की अगर तकरीर हम सुने तो वहाँ से ये तासुर मिलता रहा कि वो लॉकडाउन के हक़ में नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम आवाम की बात करें तो आवाम ने भी थोड़े दिन लॉकडाउन की पाबंदी की और उसके बाद फिर लॉकडाउन बराए नाम रह गया। अब 9 मई से लॉकडाउन में नरमी के बाद शॉपिंग मॉल्स खोलने और ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला हो चुका है। पाकिस्तान में कोरोना से लॉकडाउन और फिर लॉकडाउन से इसमें नरमी तक अगर खुद एहतसाबी की जाए तो क्या हमने इस वबा का दुरुस्त तरीके से मुकाबला किया है? क्या कोरोना से बचाव के हुकूमती इक़दाम काबिल तारीफ़ हैं? क्या इस वबा के दौरान अपोजिशन ने अपना किरदार अदा किया है? इस हवाले से अब बात करेंगे। हमारे साथ तज्ज़ियाकार सहाफ़ी जनाब नासिर बेग चुग़ताई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच।
लीबिया सर, मुझे ले गए आप आज। जी लीबिया जा हाँ। चुका हूँ। अरे वाह, तो आप लीबिया की यादें तो ताज़ा हो जल गई। जल परी के पर भी काट दिए गए हैं। बिल्कुल उस ऐसा जल ही परी को है। जला भी दिया गया है। ऐसा ही है। अच्छा, वो तस्वीर खौफनाक सबके होता सामने है। इंटरनेट पर अक्सर आती है ना, जिसमें वो इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के सरबराहान तमाम बैठे हुए थे और वो एक एक करके फिर उसके बाद पांच। पांच बिल्कुल। हाँ। तो ये सबको मार वाकई दिया गया। ऐसा ही है। इस अब ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किसी को टॉपिक है। कत्ल किया गया, किसी को फांसी दी गई, किसी को नाटो ने और अमेरिका ने कत्ल करा के घसीटा सड़कों के ऊपर। पांचों के साथ यही हुआ है। और ये उनका कसूर यही था कि वो एक यूनिटी ऑफ नेशन, मुस्लिम नेशन की बात कर रहे थे। और शाह फैसल का कसूर ये था कि उन्होंने ऑयल एम्बार्गो की बात की थी अगेंस्ट अमेरिका। जी तो उनको उनके घर में मार दिया गया भांजे के हाथ से। जी हाँ, भुट्टो को फांसी दे दी गई। सादात को फौजी परेड के दौरान तोप के गोले से मार दिया गया। अब आप सोचे ना, लीबिया का आप बता रहे हैं जो कुछ हुआ। बिल्कुल। और फिर और उसके लीबिया बाद इंतहाई खुशहाल मुल्क था। जी बिल्कुल, इंतहाई खुशहाल मुल्क। और फिर उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई ये जो ग्रेटर गेम वाली जो बातें होती हैं ये सब ऐसा ही है, हवा में है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को जब कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है तो नज़र आता है कि बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ प्लान किया जाता अच्छा, है। और मुसलमान बदनाम खामखा हैं। ये साजिशें सारी मुसलमानों के खिलाफ होती रही हैं बेसिकली, अगर देखा जाए तो। मुसलमानों के खिलाफ होती हैं, बिल्कुल। आई एग्री विद यू। सारी साजिशें मुसलमानों के खिलाफ होती हैं और मुसलमान ही इसमें उनके एजेंट बनते हैं। बिल्कुल, और नुकसान भी हमारा फिर होता है। गौर कीजिएगा, बिल्कुल सही बात। नुकसान भी हमारा होता है। मतलब हमारी सारी लीबिया की जो दौलत थी वो आप लूट के ले गए। सऊदी अरब का जो सरमाया था वो आपने कहा जहाज़ खरीदो हमसे, ज़बरदस्ती हमें बिल दो अपनी हिफाजत करने का। भत्ता ले रहे हैं ना हमसे। जी बिल्कुल, हमारे हर मुल्क से भत्ता ले रहे हैं। अच्छा, अब ये तो चलें, साजिशें वो होती हैं जो मुसलमानों के खिलाफ होती हैं और मुसलमान उसका हिस्सा बन जाते हैं। सब्जेक्ट है। अब लेकिन अब जो साजिश हम अपने खिलाफ कर रहे हैं कोरोना के हवाले से, कि हम उसकी परवाह कर नहीं रहे हैं और जिस तरीके से हमें उसकी हवाले से एहतियात करनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे। ये हमने अपने खिलाफ साजिश की है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, या यूं कहिए कि कुल्हाड़ी रखी हुई थी और उस पर जाकर अपना पाँव मारा है हमने खुद जाकर। आज मैं जो टीवी देख रहा था, इत्तेफाक से अखबार पढ़ रहा था, तो मुझे बहुत मायूसी हुई। मैं आमतौर से मायूस नहीं होता हूँ, लेकिन मुझे बड़ी मायूसी हुई। और मुझे फिर इकबाल याद आ गए बाज़ औक़ात कि ये मिसरा लिख दिया किस शौक़ ने महराब मस्जिद पर, कि नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। जब वक्त, तो हमारे साथ यही सूरत हाल है। जब वक्त क़याम होता है तो हम सजदा करने लगते हैं, जब सजदे का वक्त होता है तो हम क़याम में चले जाते हैं। हमारा समझ में नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। जब हमें लॉकडाउन करना था तो हमने नहीं किया, पूरा नहीं किया, बताया आपने। कुछ दिनों हुआ उसके बाद, और उसका अच्छा रिजल्ट आया था। फिर उसके बाद हम खोलते गए। और आज सूरत हाल क्या है? आज सूरत हाल कोरोना नहीं है। कोरोना हमारे साथ रहेगा एक बकौल साहब के। तो मैंने उनसे पूछा, वो ताजिर हैं, वो कह रहे हैं 24 घंटे ईद तक मुस्तकिल बाज़ार खुले होने चाहिए। जी हाँ। और वैस मैंने और शिफा मैंने बताया था आपको कि हमारे अवाम कितने ज़बरदस्त हैं, किस तरह बाज़ार में उमड़ के आएंगे। वही हुआ बिल्कुल आपके सामने। आप और वो कितना ख़तरनाक था, वो जो मनाजिर थे कराची, लाहौर और कोयटा वगैरह के। तो जो सूरत हाल ये आज मैंने सुना शेख रशीद को सिंध को धमकियाँ देते हुए कि मैं चाहूँ तो अकेले ट्रेन चला सकता हूँ। शेख रशीद पुराने आदमी हैं, घाघ आदमी हैं, उन्हें पता है कि सिंध में ट्रेन चलना इतना आसान नहीं होता। फिर मैंने आज देखा एक और साहब को जो चिल्लाए कह रहे थे, हलीम आदिल शेख साहब, कि सिंध वफाक को कमज़ोर कर रहा है। कमज़ोर क्यों कर रहा है? शहर बंद करके। शहर कहाँ बंद है? पहली बात तो ये, सिंध गवर्नमेंट की सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि उसने शहर बंद नहीं होने दिया। जो वफाक ने कहा वो करता रहा। तो फिर मुझे उसके बाद जवाब मिला हुआ है शाह की तरफ से कि सिंध वफाक को चलाता है, वफाक सिंध को नहीं चलाता। अब यहाँ बात पहुँच गई है। हाँ। और इसका मुझे डर था। शदीद डिवीजन है सर। पीटीआई की नापुख्ता क़यादत जो कराची में है, जिसको कराची के बारे में कुछ नहीं पता, वो जब ऐसे बयानात देगी कि जाली टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट जो हैं वो आदाद शुमार सिंध के गलत हैं,
अब फिर असद उमर को आने का कहना पड़ता है कि नहीं ये झूठ है, ये गलत है, बिल्कुल सही आदत शुमार है। तो फिर क्लैश होगा, टेंशन बढ़ेगी। मैं ज़बरदस्ती ट्रेन सिंध में ले जाऊँगा, ला ले आए आप सिंध में। अच्छा सर, इधर ये आपको भी मैं एक चीज़ बता दूं, आपको भी बता दें जो देख रहे हैं, इस पे भी फिर आपका हम टेक लेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, ट्रेनों की बात हो रही है। तो पंजाब ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने कहा है कि हम कल से ट्रांसपोर्ट नहीं खोलेंगे, हुकूमत ने अपने फैसले हमसे पूछे बगैर किए हैं। तो ये उनका भी ऐलान आ गया है पंजाब ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का कि हम ट्रांसपोर्ट नहीं खोल रहे। जी बिल्कुल, मैं यहीं पर आ रहा था कि कल सब कुछ तय हो गया था। कल 40% किराए पर कभी की बात हुई थी, तो 20% पर भी चीफ मिनिस्टर तैयार हो गए थे और सब एग्री हो गए थे। SOP जारी हो गया, नोटिफाई हो गया। आज सुबह उनको किसी ने शहद लगा दिया दीवार के ऊपर, वो बावले फिर बावले हो गया। वो मैं वो जुमला इस्तेमाल करूँगा। और उन्होंने कहा कि हम सीट टू सीट जाएंगे। SOP ये था कि एक सीट खाली हो, बिल्कुल जहाज में भी खाली है, दुनिया भर में खाली है। वो अब नहीं मान रहे इस बात को, वो इस बात को नहीं मान रहे किराए में कमी करेंगे। वो सिंध के अंदर भी सूरत हाल यही है, वो धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने ट्रांसपोर्ट नहीं खोली तो हम सड़कें बंद कर देंगे, अपनी बसें खड़ी करके। ब्लैकमेलिंग खुल के हो रही है। तो सर ये ब्लैकमेलिंग जो है ये तो फिर अनार्की की निशानी है ना एक तरह से। मतलब हुकूमत की बात कोई नहीं मान रहा, ऑपोजिशन एक दूसरी की तरफ बात नहीं मान रही, अवाम बात नहीं मान रही हुकूमत की। अच्छा, जो ट्रांसपोर्टर है वो नहीं मान रहा, जो ताजिर है वो नहीं मान रहा, इस वक्त कोई किसी की बात नहीं मान रहा। तो ये तो सूरत हाल बहुत ही गंभीर है। ये बहुत गंभीर सूरत हाल है और इसमें हमें ठोस फैसले लेने होंगे। हमें ऐसे फैसले लेने होंगे जिस पर हम अमल कर सकें। देखें, एक 20 नुकाती फार्मूला तय पाया था जी प्रेसिडेंट साहब के ज़रिए। उसकी हर उस हलीफ ने मुखालिफत की और उसको तोड़ा जिसने उस पर दस्तखत किए थे। 2-3 रोज़ पहले की सूरत हाल है वो आपके साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ, उन्हीं लोगों ने तोड़ा उसको जिन्होंने उस पर दस्तखत किए थे। वादा शिकनी की बदतरीन मिसालें हमारे सामने हैं। तो अब अगर आप ये इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो कोरोना, अनारकी, डेंगी, उसके बाद आने वाला सैलाब, उसके बाद आपका गंदुम का मसला चल रहा है। गंदुम के व्यापारी आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, लोकस्ट के हमले हैं सर अभी तो वो भी हैं। मारते हो। हाँ, गंदुम की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। जब आप चोरी की गंदुम बरामद करते हो पंजाब में, सिंध में, तो वो गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कैसे कर दिया आपने, हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हम आटा नहीं पीसेंगे। सर तो फिर रेट नहीं है ना, दरअसल बात ये है, अगर हम ये कह दें कि रेट नहीं है, ऐसा कैसे नहीं है। मैंने कल लिखा था या तो आप फैसले ना करें, या अगर फैसले करें तो उन पर अमल कराएं और अपनी रिट को कायम करें, और फिर कोई खिलाफ वर्जी करे तो सजाएं दें। अब जब रिट को कायम करने की बात आती है तो फिर इसका मतलब है सख्ती। अब हुकूमत सख्ती कितनी कर सकती है और कैसे कर सकती है, इसको भी हमने थोड़ा सा देखना होगा। अवाम पे तो नहीं हो सकती ना, अवाम भी एक तरह से आप कितनी सख्ती कर लेंगे अवाम पर। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर हुकूमत कोई फैसला करती है, चले हुकूमत ने एक सख्त फैसला कर लिया कोई भी, उसके बाद जब अपोजिशन उस फैसले को नहीं मानती और जब अपोजिशन उसके खिलाफ वाविला करती है तो वह फजा तो बन ही नहीं सकती कभी रिट की। नहीं, मसला तो यही है, हम सब मुखालिफ सिमतों के मुसाफिर हैं इस वक्त, सब अलग अलग पगडंडियों पे चल रहे हैं। बिल्कुल। हमें होश ही नहीं है कि हम जहाँ किस तरफ रहें। हमने इटली का असर नहीं देखा। देखें, इटली, स्पेन, अमेरिका, क्या GDP थी इनकी, क्या ग्रोथ रेट था इनका, क्या इनका फॉरेन एक्सचेंज कैपिटल था। इंडिया को देख लें आप, कितना इनका फॉरेन एक्सचेंज कैपिटल था, कहाँ जा रहा है। कल एयर कनाडा ने 20,000 लोग भी निकाले। कोई मुल्क ऐसा नहीं है, उन्होंने निकाले हैं, लेकिन लाखों लोग नहीं निकल रहे हैं। अमेरिका में 1,40,00,000 या ज़्यादा बेरोज़गार हो चुके हैं। ये रिसेशन जो है ग्रेटेस्ट रिसेशन आने वाला है और ये हर जगह पे आएगा। ये हमें तंग नहीं करेगा, हमें परेशान नहीं करेगा। हमारा नंबर तो बहुत बाद में आएगा। पहले बड़े मुल्क जो हैं वो तबाह बर्बाद होंगे, उनका जो इकनॉमी है वो तबाह होगी। वो किस तरह संभालते हैं, वो उनके जो लीडर्स हैं उन पर मुनसर है। अब देखें ना, हमारे पास कोई डॉक्टर फाउची नहीं है जो खड़ा होकर ट्रम्प के सामने ये कह सके कि तुमने ताखिर से लगाया लॉकडाउन, उसको निकाल देगा वो ट्रम्प, मुझे पता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है हमारे पास जो ये बता सके हमसे गलती कहाँ हो रही है। हमारे माहिरीन हैं, डॉक्टर्स हैं, हम उनकी नहीं सुनते। इसमें पूरी सूरत हाल में, कोरोना में, तमाम वबाई अमराज में दुनिया का लॉ है, हमारा
दीन का लॉ, शरीयत का लॉ भी यही है। हुजूर ने भी फरमाया तबीब से बात करो, नहीं तो तबीब नासिर जो साहब कहता है वो करो। तो अब नासिर तबीब साहब को अगर तो- हम पहले ही लॉकडाउन पे भी चले जी। जाते तो क्या ये काबू में आ जाती चीज आपके ख्याल में? लग तो गया ना देखिए, इस इवेंचुअली वक्त जो लॉकडाउन सूरत लग तो हाल गया जो ही। मॉडल बन रहे हैं हमारे सामने, मैं आपको बताऊँ, मिसाल दूँ आपको। मुझे अफसोस होता है, असद उमर को मैं बड़ा पसंद करता हूँ, बहुत काबिल आदमी है, बहुत ज़हीन आदमी है। उन्होंने परसों एक मिसाल दी स्वीडन और इंग्लैंड की। वो मिसाल गलत थी। उनको मिसाल दिली थी स्वीडन की, नॉर्वे की, डेनमार्क की, जो पड़ोसी मुल्क है। इंग्लैंड ने और स्वीडन ने लोगों को खुला छोड़ दिया वबा के ऊपर, जिसे हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। और उसके बाद भागना पड़ा उनको, दौड़ना पड़ा उनको, माफ़ी मांगना पड़ी अपनी कौम से। स्वीडन ने ये किया। स्वीडन का जो डेथ रेट है वो नॉर्वे से 600 गुना ज़्यादा है। अब उसके साथ साथ अगर आप पूरा मुताला कर लें तो देख लें आप, मसला सिर्फ ये है कि न्यूजीलैंड का एक मॉडल है कि न्यूजीलैंड की हुकूमत ने कहा कि अवाम फिल वक्त घरों में रहें, कोई लॉ नहीं, कोई कानून नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, एक अपील थी। और लोगों ने जब जब हुकूमत ने कहा वो घरों में रहे। 2 महीने बाद कल उनको कहा गया बाहर निकल आओ। अब वो बाहर निकले, अपने थिएटर्स में जा रहे हैं, अपने रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं। एक तरीका ये था कि हम 3 हफ्ते का, 4 हफ्ते का एक सख्त लॉकडाउन करते, उसके बाद हम उसको छोड़ देते, खोलना शुरू करते आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जो दुनिया के कई मुल्कों में हो रहा है, वो कामयाब रहा है। या हम जिस तरह चीन ने किया, बहुत खौफनाक लॉकडाउन करते, और चीन ने अपना काम पूरा कर दिया। अब वहाँ 6 और निकले हैं जी, दोबारा केसेस आ रहे हैं सामने। वुहान में। हाँ जी, वो 1 करोड़ 10 लाख अफराद का फिर टेस्ट कर रहे हैं और 10 दिन में करना है उनको ये काम। तो ये सूरत पर ये तो बड़े बड़े सरमाए वाले भी मुल्क है ना। हाँ, लेकिन कहाँ से हम मुकाबला करेंगे इनका? हमारे पास ना सरमाया है ना वो समझने वाले हैं। ये मुल्क हमारे बाद आज़ाद हुए हैं, ये मुल्क हमारे बाद आज़ाद हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब वो जो सूरत हाल है, हम अब मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि आखिर में हम सिर्फ और सिर्फ हम भी अपील ही कर सकते हैं लोगों से। अब तो सिर्फ दुआओं का मामला है। अपील शायद ऐसी है जैसे वो मैच में अक्सर हम देखते हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई सूरत नजर नहीं आती वाला मामला है। लेकिन वो ऐसी अपीलें हैं जो अक्सर लॉकडाउन भी नहीं कर सकते बड़ा वाला, बिल्कुल नहीं कर सकते। अक्सर मैचों में देखते हैं ना, हम बॉलर अपील कर रहा होता है और अंपायर नहीं मान रहा होता है। अब ये मामला है, अब देखते हैं कि ये अपील कहाँ तक जाती है। बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में मजहबी त्यौहार जहां एक तरफ लोगों के लिए खुशियां लेकर आते हैं, वहीं मुल्क में मुआशी सरगर्मियां भी अपने उरूज पर पहुंच जाती हैं। बाज़ारों में रश बढ़ जाता है, खासतौर पर रमज़ानुल मुबारक में ख़रीदारी अपनी हद को पहुंच जाती है। ईद की तैयारियों में करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार होता है और इस साल कोरोना वायरस की वजह से शॉपिंग मॉल्स और दुकानें पहले बंद रहीं, अब जुज़वी तौर पर खुली हैं। इसका कारोबार पर क्या असर हो रहा है? कोरोना से जो कारोबार बंद हुए हैं, क्या वो अपने पाँव पर कभी दोबारा खड़े हो सकेंगे? और पिछले 2 माह से पाकिस्तानी मईशत को कोरोना वायरस ने क्या नुकसान पहुँचाया है, इस हवाले से हम बात करेंगे माशी उमूर के माहिर जनाब शहबाज राना साहब से। अस्सलाम वालेकुम शहबाज जी। वालेकुम अस्सलाम। ये जो हालात मैंने अभी छोटा सा ज़रा एक प्रियम्बल बयान किया, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि हमारे जो इकोनॉमिक हालात हैं वो नीचे जा रहे हैं, ऊपर जाना है उन्होंने, या नीचे जाकर ऊपर आने की तरफ राग़िब हो गए हैं, या ऊपर नीचे के अभी कन्फ्यूजन में ही है? देखिए अवैस, पाकिस्तान दुनिया के बाकी ममालिक की तरह बिल्कुल इससे अफेक्ट हुआ है, बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुआ है। अब उसकी डिग्रीज़ हैं किस हद तक इफेक्ट हुआ और फिर कितना उसमें रिकवरी में टाइम लगेगा। इस सारी चीज़ को आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक तो जो सरकार के मामलात हैं, आपके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, फिस्कल परफॉर्मेंस है, हुकूमत की आमदन अखराजात, उसको देखना है। और एक फिर जो हमारी प्राइवेट लाइफ है, हम एज अ बिजनेसमैन हम बिजनेस भी करते हैं, बाकी काम भी करते हैं, तो दोनों को आपको सेपरेट करना पड़ेगा। जो सरकार है उसकी हालत पतली है और पतली थोड़ी रहेगी बिकॉज ऑफ कोरोना। और क्योंकि कुछ ऐसी सरकार धड़ाधड़ दे रही है, बिजनेसमैनों को भी रिलीफ दे रहे हैं, लोगों को भी रिलीफ दे रहे हैं, ये आ कहां से रहा है जब हालत इतनी ये पतली है? ऐसा जायका जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई कुछ है या नहीं। 1200 अरब रुपए का जो पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था वो कभी था ही नहीं। हमारा मसला ये है कि हमने अच्छा काम भी करना हो तो उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए उसमें थोड़ा सा झूठ शामिल कर देते हैं, तो जो अच्छा काम भी होता है वो भी छुप जाता है। 1200 अरब रुपए के पैकेज के अगेंस्ट जो एक्चुअल पैसा अगर जाना था
वो कोई 400 से 500 अरब रुपए के दरमियान था, और वो भी बहुत बड़ी रकम थी, छोटी नहीं थी, लेकिन उसको 1200 अरब रुपया दिखाकर अपने 400-500 अरब रुपए का भी जो है ना वो उसका जो असर और जो कारोबारी शेयर करते फिर रहे हैं, कारोबारी सोशल मीडिया पर एक बिल आ गया है जिसके छोटा कारोबारी इमदादी पैकेज उसी 400-500 अरब में शामिल है। मोटी सी बात है, वो 400-500 अरब मिल रहे हैं। 2-3 चीज़ें हैं जिसमें लोगों को फ़ायदा हुआ है। जनरली जो फ़ायदा हुआ है जो पाकिस्तान का गरीब तरीन तबका है उसको हुआ है, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उसने एक बेस पिछले 10 साल में बनाई हुई थी, अच्छी थी बुरी थी, एक डाटा बेस था, को 50-55 लाख खवातीन उससे फ़ायदा ले रही थी, उसको एक्सपेंड करके गालबन अब 70-80 लाख तक वो नंबर पहुंच चुका है, और फर्दर उसको कोई 1 करोड़ 20 लाख तक पहुंचाना चाहते हैं। इन लोगों को तो पैसा मिलेगा। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी जो मज़दूरों की कैटेगरी थी, जिसमें ये कोई 75 अरब रुपया देना चाह रहे हैं, और उसमें मसला अभी तक ये है कि इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। ईद भी गुजर जाएगी इन नॉन रजिस्टर्ड डेली वेजर जो है 75 अरब शायद ये भी मिल जाए। उसके बाद एक और कैटेगरीज 2 हैं जिसमें पैसा मिलेगा और इसके अलावा बाकी कुछ नहीं मिलेगा। 50 अरब रुपए का SME का पैकेज, जिसमें जो आप इलेक्ट्रिसिटी बिलों की बात कर रहे हैं, ये अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें आपने कोई किसी की तकसीम नहीं की, कोई फ़र्क नहीं किया, और आपके पास एक प्री डाटा मौजूद है कि पिछले साल 3 माह की कंजम्पशन कितनी थी बिजली की, आप उनको इस साल दे देंगे पैसे। उसमें मैक्सिमम लिमिट भी आपने लगा दी है। इंडस्ट्रियलिस्ट है तो 4.5 लाख रुपया, अगर कमर्शियल मीटर है तो गालबन 1 लाख रुपया, ये भी 50 अरब मिल जाएगा। इसके अलावा एक जो मज़ीद अगर 50 अरब मिल सकता है वो है जो ज़राअत का पैकेज अभी अनाउंस हुआ है इसी हफ्ते, उसमें भी 37 अरब रुपए की सब्सिडी गालबन इनकी फर्टिलाइज़र की थी, और बाकी छोटी मोटी चीज़ें इसमें भी चलें ऑन द फेस ऑफ इट ये भी मिल जाएगा। तो ये है वो सारी रकम जो एक्चुअल पैकेज है। जब इतनी रकम दे भी रही है हुकूमत और पूरी कोशिश भी कर रही है कि मार्केटें और जो इकोनॉमिक जो है हमारे इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर रहें, उसके बावजूद जो मार्केटों में जो ताजिर हजरात हैं वो हुकूमत की बात मानने को क्यों तैयार नहीं है, और उनको फिर क्या इख्तलाफात हैं? वो क्या अपनी जो मतलब वो चाहते हैं कि कोरोना फैले? हम थोड़े से सेल्फिश कौम हैं। मैं ज़ाती तौर पर ये बात समझता हूँ कि हमने हमेशा अपना सोचा है, और हमने बहुत ज़्यादा सोचा है तो हमने अपनी कम्युनिटी का सोचा है। मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं जर्नलिस्ट कम्युनिटी की अच्छाई और बुराई दोनों को डिफेंड करूँगा। अगर कोई जर्नल है तो वो जर्नल वो अपने फौज का डिफेंड करेगा। हमने कौम का और मुल्क का कभी नहीं सोचा। हम एज अ सोसाइटी कभी बने नहीं है 75 ईयर्स में, और गालबन शायद हमारे वो खमीर में वो चीज़ ही नहीं है कि हम कौम बन के उभरें। मुझे उसमें ज़ाती तौर पर बड़ी मायूसी है। इसमें आप सिर्फ ताजरों को ब्लेम नहीं कर सकते। बाकी भी अब हुकूमत पहले दिन से कंफ्यूज थी, प्राइम मिनिस्टर साहब इस सिलसिले में बहुत अलग है, वो अलग रो रहे बैठा, लॉकडाउन करना है नहीं करना है। सिंध अपनी एक लाइन ले रहा था, आपने नतीजा उसका ये देखा कि कौम जो है वो तकसीम हो गई, क्योंकि आप चाहे ना चाहे आप लीडर की तरफ देखते हैं, आप अपने हुक्मरान की तरफ देखते हैं। हुक्मरान जो है उनका वो ज़हनी कैफियत समझानी शहबाज इतना मुश्किल क्यों था? मतलब अगर वज़ीर आज़म ये कह रहा है कि मैंने लॉकडाउन नहीं करना इस्लामाबाद को लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर केस नहीं है, सिंध वाले करें अगर वहाँ पर केसेस आ रहे हैं, तो इतना कन्फ्यूजन क्यों थी फिर? वैसे भी कौम, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिर्फ 20 लाख लोगों का तो लॉकडाउन नहीं करना था ना इस्लामाबाद का, वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। मसला ये था कि जब तक चारों इकाइयाँ जो ऑन बोर्ड नहीं आती वो नहीं कर सकते थे। और अगर आपको लगता है अगर वजीर आजम कह देते पहले दिन के लॉकडाउन कर दो तो सिंध वाले फौरन लॉकडाउन की तरफ चले जाते, या वहां पर वो लोग कहते कि नहीं? जो सबसे अच्छा रिस्पांस शुरू में रहा था वो हमने पहले भी बात की थी, वो सिंध का रहा था। तो अगर ये सब लोग मिलके अपने जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उसको बुलाकर बैठकर काम करते हैं, आइडियल सिचुएशन हो जाती है, तो फिर ये होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब भी कंफ्यूज थे, कौम भी कंफ्यूज्ड है। मैंने अभी आपसे बात कर रहा था, मैं लाहौर में था 2 दिन पहले, तो मुझे नहीं लगा कि यहाँ पे कोई अल्लाह माफ करे कोई मसला है। अच्छा, अवाम अगर खुद मास्क नहीं पहनेगी या खुद जो है अपने आप को मार्केटों में लेकर जाएगी, तो इसलिए कि जब मैं आपको आके कहूँगा, मैं क्लियर कट अल्फाज में आपको बोलूँगा कि ये बीमारी जो है ये बहुत ख़तरनाक है, आपने घर से बाहर नहीं निकलना, इसके ये नुकसानात हैं, आप करें ठीक है बचें, हर्ड इम्यूनिटी अपनाएं, मौत जो है वो कंफ्यूज सिर्फ आवाम है ना, हुक्मरान कंफ्यूज नहीं है। सिंध वालों ने कहा लॉकडाउन करना है तो उन्होंने कहा लॉकडाउन करना है, लेकिन वो वफाक ने कहा लॉकडाउन नहीं करना तो यहाँ पे लॉकडाउन नहीं करना। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, वफाक सुबह कहता था लॉकडाउन करना है, शाम को कहता था नहीं करना। कंफ्यूजन है, व्हेन यू कांट कन्विंस द नेशन, कन्फ्यूज देम। हम लोग थोड़ा सा हमारी लिटरेसी भी आपको पता है कम है, अवेयरनेस भी कम है हमारी, हम उस तरह एक पढ़ी लिखी कौम नहीं है। वैसे कागजों में तो हम हमारी कौम 60% है, वो भी आप उसको भी अलग जाइएगा। वो अगर मुझे नाम लिखना आता है तो मैं पढ़े लिखे में शुमार होता हूँ, तो हमारे बड़े सीरियस मसाइल हैं, तो हुकूमत और कौम दोनों का कसूर है। अब हफीज़ शेख साहब ने कहा कि हमें तो मज़ीद कर्ज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बजट अब आने वाला है, तो अब जब मज़ीद कर्ज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो एक तरफ से क्या हम मज़ीद कर्ज़े लेने के लिए कोई अप्लाई कर रहे हैं, और फिर अगर बजट आएगा तो फिर जो हमारे हुकूमती एक्सपेंसेस हैं वो क्या मज़ीद टैक्सेस की तरफ हम जाएंगे? कुछ इस तरह की कोई है बात? देखिए हुकूमत के अंदर जो माइंड सेट है ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी, वजारत ख़जाना का भी, उनके लिए बिज़नेस एज यूजुअल है। कोरोना उनके माइंड सेट पर अफेक्ट नहीं किया,
हफीज़ शेख साहब ने ये बात ज़रूर एक टीवी चैनल पे कही कि ये कोरोना बजट होगा। हकीकत में ये कोरोना बजट नहीं होगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर आपके ऊपर पहले, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, एक्चुअल नंबर नहीं बता रहा, कि अगर आपके ऊपर पहले 100 अरब रुपए का इजाफी बोझ टैक्सों का पड़ना, तो शायद अब 50 या 60 अरब रुपए का पड़ेगा। तो बोझ अभी भी पड़ेगा, हुकूमत आपसे वही टैक्सेस लेगी। कम हो जाएंगे वो? नहीं, टैक्स इजाफी बोझ की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, तो आप ठीक है, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। रिलीफ कुछ जगहों पे दिया जाएगा, लेकिन उसको वो एक होता है ना, वो बैलेंसिंग एक्ट उसमें मिडिल क्लास आएगी या नहीं आएगी? मिडिल क्लास तो बिल्कुल आती है, हर चीज़ में आती है मिडिल क्लास। इस मुल्क का मसला ये है कि डायरेक्ट टैक्सेस आपके बहुत कम है। आपकी आमदन के आपके हिसाब से आपसे टैक्स नहीं लिया जाता। जो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट टूल है और इफेक्टिव टूल है हुकूमत के हाथ में, आपकी पेट्रोल है। आप सुबह तेल डलवाने जाते हैं, उसके ऊपर आप 45 से लेकर 50 रुपए उसके ऊपर आप टैक्स दे के घर आ रहे हैं, इरिस्पेक्टिव कि मैं उसमें से, मैंने एक मजदूर हूँ जिसने सारा दिन धूप में काम किया और 800 रुपये की मजदूरी ली है और किया, उसमें से मैंने 80 रुपये का पर लीटर मैंने अगर तेल डलवाया तो उस पर भी मैं 50 रुपये टैक्स दे के घर जा रहा हूँ 800 रुपये में से। तो ये ज़्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह कि आपके जो सेल्स टैक्स का मैकेनिज्म है वो भी ऐसा है। तो अमीर और गरीब की बात नहीं है, सबको अफेक्ट आएगा। लेकिन ये तो सारी दुनिया में ऐसा ही है ना, मतलब रेस्टोरेंट में कोई भी जाए तो आपको ख्याल किया जाता है। या फ्यूल अगर आप कहीं पर भी सारी दुनिया में ले लें तो वो ये तो नहीं चेक करता ना कि आपकी सैलरी कितनी है तो फ्यूल आपको सस्ता दूंगा, या ज्यादा सैलरी आपकी है तो आपको मैं महंगा दूंगा। आपके जो इनकम लेवल्स होते हैं ना वो डिटरमिन करते हैं, वो बहुत नहीं, फ्यूल की मैं बात नहीं कर रहा, वैसे सबने लेना ना। आपके इनकम लेवल्स जो है वो टारगेटेड सब्सिडीज दुनिया देती है। जीएसटी के रेट्स डिफरेंट होते हैं। अब आपको जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो उसका रेशो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गया है। कहने के तो हमारा जो सेल्स टैक्स है वो 40% होता है पूरी कलेक्शन का, लेकिन आपका जो इनकम टैक्स है वो भी सेल्स टैक्स के मोड में, तो आप उसको कह लें, मैं लेमैन की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, जो विदहोल्डिंग टैक्सेस होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जी जी, ठीक है, तो वो भी सारा इनडायरेक्ट मोड में है, जो आपका इनकम टैक्स भी लगा हुआ है। 60 से 70% इफेक्टिवली FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है अपनी एफर्ट से जो टैक्स इकट्ठा कर रहा है वो 100 रुपये में से सिर्फ 6 रुपये कर रहा है। अच्छा, शॉर्टेज कितनी हुई? अब शॉर्टेज आपने 5500 अरब रुपये का टारगेट था, जो कोरोना ना भी आता तो 4500 से 4600 अरब रुपया होना था। चूँकि अब कोरोना आ गया तो उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, सारा मलबा कोरोना पे डाल के, तो अब हमारा जो कलेक्शन होगी 3900 अरब रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, 1500 से 1600 अरब रुपये का हमारे साथ शॉर्टफॉल होगा, जिसमें मेरे ख्याल में जो कोरोना की वजह से इम्पैक्ट होगा वो 300 से 400 अरब रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। बाकी हमारी इनएफिशिएंसीज है जो हमने कोरोना पे डाल दी। कोई सैलरीड क्लास के हवाले से हम देखेंगे कि टैक्सेस के अंदर कोई कमी होना, कोई इस तरह की कोई चीज़ हम उम्मीद कर सकते हैं इसकी? आपके टैक्सेस शायद ना बढ़े हमारे वाली जो ब्रैकेट है, लेकिन जो टॉप के जो कैटेगरी आती है जिनके ऊपर 35% लगता है, अगर वो पहले 10 करोड़ के ऊपर 35% दे रहे थे तो आप शायद उनको 5 करोड़ की आमदन के ऊपर 35% देना पड़ेगा। अच्छा। अपर टैक्स आपका शायद वहीं पे रहे, लेकिन उसमें जो उसका लेवल, उसके जहाँ पे उसकी एप्लीकेबिलिटी होएगी वो बढ़ जाएगी, उसका टैक्स बर्डन जो है अपर क्लास का शायद थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और उसका कोई इफेक्ट हम पर आएगा? देखिए, हुकूमत को फायदा होगा। हम तो ये चाहेंगे ना कि भाई फायदा उनको तो ठीक है, हमारा लगा टैक्स दो। भी अगर कोई हम पे डालना था तो वो ऊपर वाला दे रहा है अब। मतलब लेकिन हम जो तो ये टैक्स चाहेंगे आपके ऊपर जो आपको अफेक्ट कर सकता है, जिसके ऊपर अभी फैसला नहीं हुआ, वो वेल्थ टैक्स है। वेल्थ टैक्स ख़त्म हुआ था जनरल मुशर्रफ के दौर पर। जी जी, ये भी बेसिकली रिग्रेसिव टैक्सेशन होती है, इसको इतना इनकरेज नहीं किया जाता। मेरी 100 रुपये आमदन है, उसमें से मैंने 20 रुपये बचाए और एक गाड़ी ले ली, तो वो तो मैंने उसके ऊपर टैक्सेस दे दिए ना। तो आप मेरी गाड़ी के ऊपर भी वो टैक्स लगाने जा रहे हैं 1%। यार ये तुमने जो एसेट बनाया इसके ऊपर भी पैसे दो, तो इस तरह की आपके ऊपर रिग्रेसिव टैक्सेशन बजट में हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने वक्त दिया हमें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। आज के दौर में सादिक और अमीन की तारीफ जो है वो लुगत में ये है कि सादिक के मायने है सच्चा और अमीन के मायने अमानतदार के लिए जाते हैं। इस लिहाज से ऐसे शख्स को जो कि हमेशा सच बोलता हो और अमानतों में ख़यानत ना करता हो, सादिक और अमीन कहा जाता है। लेकिन इल्मी नुक्ता नज़र ये है कि ये इस्तिलाह सबसे पहले हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल की गई थी और सिर्फ उन्हीं के लिए मखसूस है। क्या इस इस्तिलाह को किसी आम शख्स के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त है? आज के दौर में अगर हम सादिक और अमीन की बात करें तो तारीफ़ क्या होगी आज के दौर में सादिक और अमीन की? क्या कोई शख्स इस तारीफ़ पर पूरा उतर सकता है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मज़हबी स्कॉलर डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, अब ये जो दो इस्तिलाहें हैं और ये वो इस्तिलाहें हैं जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दो खिताब जो मिले थे, अब सादिक और अमीन की जो इस्तिलाहें हैं, क्या ऐसा है वाकई कि ये खिताब सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मुंसलिक किया जा सकता है और किसी के हवाले से ये बात नहीं की जा सकती? आज अगर हम बात करें तो क्या आज किसी और के लिए ये क्राइटेरिया डिफ़ाइन नहीं हो सकता? ज़ाहिर है वो उस लेवल तक तो कोई भी नहीं पहुँच सकता, लेकिन क्या ये टाइटल भी यूज़ नहीं हो सकता?
देखिए, अस-सादिक और अल-अमीन तो हकीकत यह है कि एक ही अल्लाह के बंदे थे। ठीक। उनके लिए ये लक़ब उन्होंने खुद तजवीज़ नहीं किया, बल्कि दुनिया ने उनको ये लक़ब दिया और वो आपके अल्लाह के पैगंबर बरहक होने का एक बहुत बड़ा सबूत बन गया। बिल्कुल। हम तो आपके अदना उम्मती की हैसियत से आपके उसवा हसना पर अमल करने की कोशिश करेंगे और यकीनन हमको सबको चाहिए कि हम जितना ज़्यादा उस आइडियल के करीब हो सकें उतना हों। एक शख्स आज भी सच्चा हो सकता है, एक शख्स आज भी अमानतदार हो सकता है, हमको होना चाहिए। ज़ाहिर है कि ये मतलब तो नहीं है कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्टीमेट अस-सादिक और अल्टीमेट अल-अमीन थे, तो हम उनका बिल्कुल उलट हो जाएं। हमें तो आपके करीब तरीन होने की कोशिश करनी है। अलबत्ता सच्ची बात यह है कि ये लक़ब, ये टाइटल किसी और पर जचता नहीं है। हमको अपने अपने तौर पर कोशिश करनी है। हमारे यहाँ जो मुश्किल है ना वो ये है कि हम इन दो अल्फाज को इस्तेमाल करके ऐसा लगता है कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार करते हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर कोताहियाँ हैं, सच्चे होने के लिहाज से भी मेरे अंदर कोताहियाँ हैं, अमानतदार होने के लिहाज से भी। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको कोई सियासी या कंट्रोवर्शियल मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये निहायत पाकीज़ा इस्तिलाहात हैं। यानी कि हम इससे ये मतलब अखज़ कर लें कि जो सियासत में ख़ास तौर पर हम इन दो अल्फाज का चुनाव करते हैं और एक दूसरे पर और इल्ज़ाम तराशियों के उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं, वो ना करें। सादिक और अमीन किसी सियासतदान के लिए हम इस्तेमाल ना करें, ख़ास तौर पर जब हम इल्ज़ाम लगा रहे हों। आप सही फरमा रही हैं। मैं गुजारिश करूं कि जो लोग दूसरों को कहते हैं कि वो सादिक और अमीन नहीं है, वो खुद भी जानते हैं कि वो भी नहीं है। हम सबको इस आइडियल को अचीव करना है। अलबत्ता इसका ये मतलब नहीं कि हम कानून ना बनाएं। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम वो क्राइटेरिया तय ना करें कि जिसके मुताबिक हम मिसाल के तौर पर अपने अहम ओहदेदारों को परखें, मगर वो ज्यादा क्लियर कट होने चाहिए। उनमें बिल्कुल वाज़ेह बयान होना चाहिए कि मिसाल के तौर पर किन किन मामलात में अगर झूठ साबित हो जाए और वो किस तरह से साबित होगा, तो तब कोई शख्स किसी अहम पब्लिक ओहदे के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। यानी कि स्पेसिफिक डिटेल्स होनी चाहिए। हमने बहुत जनरलाइज्ड रखा हुआ है कि भाई सादिक और अमीन होना चाहिए हुक्मरान, वो क्या होगा, ऐसी कौन सी चीजें करेगा, ये बात बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा, आप देखें इसमें एक मसला ये भी आ जाता है ना कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन वाला जो निज़ाम है, जिसमें इलेक्शन में खड़े होते हुए आर्टिकल 62 और 63 के तहत सादिक और अमीन जज किया जाता है, तो मकसद तो यही जज करना होता है कि इसने कोई करप्शन तो नहीं की, या इसने कोई गलत बयानी तो नहीं की, इसने कोई चीज़ अपने एसेट्स में से छुपाई तो नहीं है। तो अब या तो वो इस्तिलाहात चेंज कर दी जाएँ या सादिक और अमीन का नाम वहाँ से निकाल दिया जाए, और चीज़ें तो हमें वही चेक करनी होंगी जैसे खालिद साहब कह रहे हैं। लेकिन अब मसला ये आता है कि हमारे वहाँ पर जो चेक करने का तरीका कार होता है वो ये होता है कि कोई शख्स आता है इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात जमा कराने के लिए, तो सादिक और अमीन चेक करने के लिए उससे कहते हैं कि तुम आयतुल कुर्सी सुना दो या तुम दुआए कुनूत सुना दो। ये कोई मतलब मजाक हो रहा है? ये तो बिल्कुल मजाक है। ये बात बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं ये भी गुजारिश करूँ कि देखिए, एसेट्स किसके कितने हैं, उसने उनको कहाँ से हासिल किया, ये बड़ा अहम मसला है। लेकिन ये जाहिर है कि एक इंसान के किरदार के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनमें से एक मामला है। वो पब्लिक में क्या स्टेटमेंट्स देता है, बाद में कैसे उनको बिल्कुल बदल देता है, उसकी प्राइवेट जिंदगी में उसके क्या मामलात हैं, उसके खानदान का क्या मामला है। यानी आपने अगर मिसाल के तौर पर अपने ओहदेदारों के लिए ये बात तय की है कि वो आला किरदार के होंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि लेट अस बी मोर क्लियर एंड स्पेसिफिक अबाउट इट, इससे क्या मुराद है। ये नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों के हाथ में एक छड़ी आ जाए जिसके जरिए से वो अपने मुखालिफिन की पिटाई करना शुरू कर दें और उसके बाद वो कहेंगे कि हमने कानून का और अपने आईन का तकाजा पूरा कर लिया। लेकिन सर अब यहाँ पर मसला ये है कि अगर हम मतलब
चलें मैं थोड़ा सा जसारत करके, थोड़ी सी हिम्मत करके अगर सख्त बात कर ही लूँ तो हमारे सामने तो एग्जाम्पल्स आती हैं पाकिस्तान में कि जहाँ पर एक हुक्मरान ये कहता है कि भाई जो मैंने बात की थी वो कोई कुरान और हदीस थोड़ी थी, वो तो तब्दील हो सकती है। फिर ऐसे भी हुक्मरान हमारे पास आते हैं जिनको ये नहीं पता कि उनके पास जो घर हैं या जो फ्लैट हैं उसकी कोई मनी ट्रेल साबित नहीं हो रही होती और सारी दुनिया लग जाती है, पता नहीं चल रहा होता कि किसके वालिद ने, किसके दादा ने, किसके बेटे को कौन सी चीज़ दी। और कोई और हुक्मरान ऐसा आता है जो कहता है कि भाई यू टर्न ले लो, जब चाहना है जब चाहते हैं ले लेते हैं। तो मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ पर सादिक और अमीन तलाश कैसे करेंगे हम। मैं इसीलिए गुजारिश करता हूँ, देखिए आपने बहुत अच्छी बात की। मेरे तो आपने जो दुखती रग है आपने उसको छेड़ दिया। बहुत हमारे छेड़ दिया है। माशरे में पिछले 5, 10, 15 साल से जो इल्जामात की बौछार हो रही है, भाई ये भी कोई सादिक और अमीन होने का तकाजा है। एक दूसरे पर लान तान, अपने स्कोर गेन करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए दूसरों के ऊपर इल्जामात लगाना और पब्लिक में लोगों को लुटेरा कहना, चोर कहना। भाई आपके पास अदालत है, अदालत क्या काम करती है? अदालत लेकिन अदालत में तो सबूत नहीं ना देने, सबूत मीडिया पे देने हैं, ये भी एक अलग मुसीबत है। और अदालत के बारे में अब मैं कुछ कहूंगा अगर कुछ तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। मैं गुजारिश करता हूं, देखिए मैं कितना ही बुरा इंसान क्यों ना हूं, जब तक मुझे आप साबित नहीं करते कि मैं बुरा हूं, अगर आप पब्लिक में मुझे जलील करेंगे तो मुजरिम मैं नहीं हूं, मुजरिम आप हैं। असल में हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पिछले 10-15 साल से जिस तरह से नफरतें फैली हैं और यही इल्जामात की बौछार, और उसके पीछे क्या, वो दो पाकीज़ा तरीन अल्फाज सादिक और अमीन के जो हमारे आइडियल होने चाहिए थे, हमने उनको ऐसे इस्तेमाल किया है कि बजाय इसके कि हमारे माशरे के अंदर कोई पॉजिटिविटी आए उसके नतीजे में, हमने उसके नतीजे में नेगेटिविटी फैला दी है। अब इस डैमेज को हमें किसी तरह से कम करना है। जी, अब ये तो बिल्कुल डैमेज को कम करना है और दुआएं फिलहाल हम कर सकते हैं, अपनी कोशिशें भी जारी करें और दुआएं भी रखें साथ, तो फिर ही कुछ हो सकेगा। मजहब की तरफ, दीनी मामलात की तरफ अगर हम वापस आए सियासत से, तो सदाकत और अमानत के कौन कौन से ऐसे दर्स हैं जो हमें डायरेक्टली बराह रास्त मजहब से मिलते हैं, जो हमने अपनी जिंदगी में अपनाने होंगे? देखिए, एक बड़ी सादा सी बात है जो कुरान मजीद ने बयान की। ज़ाहिर है कि तफसीलात तो बहुत हैं, मैं सिर्फ 2 छोटे छोटे हवाले देता हूं और ये मेरे लिए हैं, ऑनेस्टली आपके लिए भी हैं, लेकिन मुझे अपनी फिक्र करनी है, आपको अपनी फिक्र करनी है। एक बात आप देखें, कितनी सादा सी स्टेटमेंट, मुख्तसर, सूरह अनाम में अल्लाह ताला ने फरमाया वइज़ा क़ुल्तुम फ़ादिलू। देखो, जब बात करो इंसाफ के साथ करो, वलौ काना ज़ा क़ुरबा, अगरचे कि जिसके बारे में तुम कर रहे हो तुम्हारा रिश्तेदारी क्यों ना। दूसरी बात वो है जो सूरह सफ में अल्लाह ताला ने फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ईमान वालों वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। कबुरा मक़तन इंदल्लाह, अल्लाह को सख्त बेजार करने वाली, नापसंद है ये बात, अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, कि तुम वो बात कहो जो तुम करते नहीं हो। बुलंद बांग दावे हम करते हैं, मैं करता हूँ, लोगों के सामने नसीहत करता हूँ, लेकिन अपनी जाती जिंदगी में मैं उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको गरेबान में अपने झांकना चाहिए, सोल सर्चिंग करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या कहीं हमारे कौल और फेल में तजाद तो नहीं है। इसमें हम सबको काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और सादिक और अमीन के हवाले से बात हो रही थी। जितने भी लोग एक दूसरे को गैर सादिक और गैर अमीन साबित करने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ ये देख लें कि रोज़े महशर जब उस सादिक और अमीन से हमारा सामना होगा तो उस वक्त मामला क्या होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। कहानी एक ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए हम अपना पैगाम बच्चों तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं और बड़ी आसानी से उनको वो बात समझ भी आ जाती है और उनके जहन नशी भी हो जाती है, क्योंकि कहानियां बच्चों के जहनों में रह जाती हैं और हमारे भी जहनों में रह जाती हैं। अब कहानी गो अजरा मंसूर यानी कि बी जान ने बच्चों को सुनो कहानी मेरी ज़बानी के प्लेटफॉर्म से कहानियाँ सुनाने का सिलसिला शुरू किया है, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त है। अच्छा, बी जान की खास बात यह है कि उनका लहजा बड़ा दिलनशीन है, जुमलों का जो उतार चढ़ाव होता है और फिर ज़बान व बयान ऐसा है कि वो बच्चों को अपनी जानिब राग़िब कर लेती हैं
और कहानी के दौरान ही वो बड़े बड़े पैगामात को बिल्कुल गैर महसूस अंदाज में बच्चों में तकसीम कर देती हैं। अदाकारा अजरा मंसूर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये सिलसिला कब से शुरू किया और इस तरह बच्चों की तरबियत जो है उसमें उनका क्या हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम अजरा साहिबा। आवाज़ हल्की सी कुछ आवाज़ में थोड़ा सा मसला है। हमारे साथ अजरा साहिबा हैं, मैं तो खैर बीजान कहूंगी, मुझे तो वो वर्ड भी बड़ा मजे का लगा है। जब बच्चों को कहानियां सुनाती है तो उनकी बीजान हो गई ना, बिल्कुल सही बात, तो हमारी भी बीजान हो गई। दुरुस्त, ऐसा ही है। लेकिन हम आज इनसे भी कहानी हम भी सुनेंगे, सुनते हैं जरूर, और कोई ऐसी कहानी सुनते हैं जिससे कोई इंसान को ऐसा मैसेज आए जो हम अपनी जिंदगी में बस फिर इम्प्लीमेंट कर लें, हम भी सीखें उनसे और आप लोग भी जो सुनने वाले हैं वो भी सीखें। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जी बीजान, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे तो आ रही है। क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच रही? पहुंच गई, अब पहुंच गई आपकी आवाज, बिल्कुल सही साफ, तस्वीर भी आ रही है। जी अब बताइए कि ये जो बच्चों की तरबियत होती है इसमें कितना हिस्सा होता है और कितनी अहमियत होती है कहानियों की? देखिए मेरा तो ख्याल है कि जो पहले ज़मानों में हुआ करता था, नानियाँ दादियाँ और बुजुर्ग जो ख़वातीन होती थी वो बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी। हाँ। और वो एक ऐसा ज़रिया था कि जिससे बच्चों को, आप जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो बहुत प्यार से उनको बता दी जाती थी और बच्चों के जहन नशीन हो जाती थी वो सारी कुछ। तो ये सिलसिला जो है आहिस्ता 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 कम होते होते ख़त्म हो गया। लोगों के पास इतना वक्त ना रहा कि वो बैठ के बच्चों को उसी तरह से कहानियां सुनाएं, सब करें। मैंने बहरहाल इस चीज़ को अपने बच्चों के लिए हमेशा रखा, बच्चों के बच्चों के लिए रखा, अपने दोस्तों के बच्चों के लिए, हर एक के लिए। जो बच्चा मेरे हाथ लगता था मैं उसको कहानी सुनाने बैठ जाती। तो बीजान आप भी तो मसरूफ तो होती हैं, ये तो नहीं कि आप बिल्कुल ही फारिग होती हैं, मसरूफियत आपकी भी है, काम भी चलता रहता है साथ साथ। आप कैसे टाइम निकालती हैं बच्चों को कहानियां सुनाने के लिए? हाँ नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आजकल तो आपको पता है ना जो सिलसिला हो रहा है, तो आजकल तो खैर बहुत आसानी से हो रहा है। लेकिन वैसे भी शाम के वक्त तो मैं हमेशा अपने घर पे, रात में जब मैं घर पे होती हूँ, और इतवार का दिन मेरा हमेशा अपनी फैमिली के साथ होता है, तो उसमें मैंने कभी भी उसमें कोई कमी नहीं आने दी कि अपने बच्चों के लिए मैं वो ना कर रही हूँ। अब ये भी एक लेसन ये है जो है पेरेंट्स के लिए, अहम लेसन है ये। करना चाहिए। जो आजकल मेरा ख्याल है कि वालिदैन शायद इतना वक्त उनके पास नहीं होता कि वो ये कर सकें, लेकिन बहरहाल तो ये जो सिलसिला है सुनो कहानी मेरी ज़बानी का, इसके लिए तो मैं ये बताना आपको चाहूँगी कि सादिया सरमद एक बड़ी यंग सी खातून है और मेरी तकरीबन बेटियों के बराबर है। उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे अपना पूरा ये बताया कि जी इस तरह से हम ये करना चाहते हैं और इसमें आप कहाँ तक हमारे साथ होंगी। जो ख़ास उनका मकसद है वो दो हैं। एक तो ये है कि ज़बान जो है ना, हमारी उर्दू ज़बान, वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं गायब होती जा रही है। हमारे बच्चे जो हैं वो जब बात भी करते हैं तो अंग्रेज़ी और उर्दू मिला के बात करते हैं, यानी बिल्कुल खालिस उर्दू में कोई बात भी नहीं करता। और बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो हमारे बच्चों को मालूम भी नहीं है, उनको समझ भी नहीं आते। तो उनका, सादिया सरमद का ये कहना था कि मैं ये चाहती हूँ कि उर्दू की तरवीज हो, दोबारा से हम लोग उर्दू ज़बान को अपने बच्चों में राइज करें, पहली चीज़। और दूसरा जो है उनका ये ख्याल था कि इसको अगर हम कहानियों के ज़रिए करें तो इसके लिए बड़ा ही खूबसूरत उनका प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे उनकी टीम है बड़ी अच्छी यंगस्टर्स की, और वो सब पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ हैं, और उनका काम ये है कि वो सुनाते भी हैं और एक्ट भी करते हैं। तो बच्चों की दिलचस्पियाँ जो है वो कायम रहती हैं और बहुत सारे मैसेजेस जो अच्छे वो बच्चों तो जो कंटेंट है कहानियों का वो किस हवाले से होता है, किस किस तरह का कंटेंट है? देखिए आजकल जैसे रमज़ान है तो रमज़ान के हवाले से ही हर चीज़ें, तो मैं जो सुनाती हूँ कहानियाँ, मैं क़ससुल अंबिया यानी नबियों के किस्से जो हैं उनको मैं बहुत अपने अल्फाज में करके, ये कहिए कि अपने अल्फाज में करके मैं सुनाती हूँ बच्चों को। और वैसे जो अदरवाइज जो कंटेंट होता है उन लोगों का, कहानियों का, उसमें जो उनका मेन मकसद है वो यही है कि कोई ना कोई उनको मैसेज बच्चों को जो है वो मिले, उनमें कोई जज्बा पैदा हो कि हम भी ये काम करें या हम ऐसे ही करें जैसे हमने कहानी में सुना। ये सारी चीज़ें उनके पेश नज़र होती हैं। अच्छा, अब ये किस एज रेंज के बच्चों के लिए है ये कहानियाँ? छोटे बच्चों के लिए ज़्यादातर हैं या बड़े बच्चे भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं? फोकस क्या है? नहीं, इसमें ये है जैसे अब ये सुनो कहानी मेरी ज़बानी जो मैं सुनाती हूँ, इसमें तो 3 साल की उम्र तक के बच्चे जो हैं वो सुन रहे हैं। अच्छा। और मुझे ज़्यादा खुशी ये है कि डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, थाईलैंड,
पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जो सुन रहे हैं, और हर एक ने मुझे ये कहा है कि हमें बेहद खुशी है कि आप उर्दू में सुना रही हैं, और हमारे बच्चे जो हैं वो उसको शौक से सुन भी रहे हैं और बाद में रिपीट भी करते हैं, उसको हमें दोबारा सुनाते हैं, वो बातें बताते हैं। तो जो मेन जो चीज़ है वो तो यही है कि ये जो उर्दू है, उर्दू ज़बान, इसको वापस लाया जाए। और इसमें हर एज ग्रुप है, मेरा ख्याल है जहाँ तक जो शौक से सुनते होंगे बच्चे, 11-12 साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं वो ज़रूर सुनते होंगे। तो ये YouTube पर अवेलेबल है, मतलब इसको सुनो कहानी मेरी ज़बानी, और फेसबुक पर है या YouTube पर है? प्लेटफॉर्म कौन सा है, कैसे हम सुन सकते हैं? जी, दोनों जगह पर है, दोनों जगह पर है। आप फेसबुक पर भी जाके देख सकते हैं, सुनो कहानी मेरी ज़बानी का पेज है अपना, और यूट्यूब पे भी जाके आप ये सारी कहानियाँ जो हैं ये आप सुन सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि सादिया सरमद ने तो यूँ किया है कि हर एक रोज़ के लिए एक आयत उन्होंने चुनी है, और उस आयत का माखज़ पूरा बयान किया है कि ये क्यों उतरी, इसका क्या मतलब है, ये किस वक्त के लिए है। तो ये भी मेरे ख्याल से एक तरह से ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग खुद, बच्चों को तो आप क्या ही कहेंगे, हम लोग खुद भी बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं इन चीज़ों से। बहुत सारी चीज़ें जो हमको मालूम। अच्छा, अगर कोई ऐसी कहानी हो जो 2 से 3 मिनट में अगर सुनाई जा सके तो फिर तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बस इंतजार है कि अब हमें भी आप कहानी सुनाएं और हमारे लोगों को भी सुनाएं कि वो क्या आप लेकर आई आज हमारे लिए। अच्छा, ज़रूर मैं भी सुनाऊंगी और छोटी कहानी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो है मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि ये जो हमारा ग्रुप है सुनो कहानी मेरी ज़बानी का, इसमें जितने बच्चे, लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं, यंगस्टर्स हैं सारे। तो हमारी कोशिश ये है कि हम बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल कर लें, ऐसे लोगों को जिनको उर्दू ज़बान से मोहब्बत हो और जो चाहते हो कि उर्दू ज़बान जो है दोबारा वो रिवाइव हो। तो हमें खुशी होगी अगर वो लोग हमें इसमें ज्वाइन करें। बिल्कुल, ये तो हो गई रिक्वेस्ट। सही। कहानी पर आते हैं। और अब हम आपको कहानी सुनाते हैं। बहुत ज़माने का जिक्र है, एक जगह पर एक बादशाह था जिसका नाम था जुल्करनैन। ये बादशाह बहुत अदल पसंद था, हर एक की बहुत मदद करता था, हर एक का बहुत ख्याल रखता था। यही बादशाह अपने पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ इसकी बादशाहत थी, जो जो जगह इसने फतह की हुई थी, वहां पर ये अपने लोगों के साथ जाता और देखता कि किसी के साथ जुल्म तो नहीं हो रहा। अगर जुल्म हो रहा होता था तो वो वहीं पे उसको सजा दे देता था, और अगर कोई अच्छा काम करता था तो उसको इनाम मिल जाता था। एक दफा जुल्करनैन बादशाह इसी तरह चलते चलते पहाड़ों की तरफ चले गए। वहां पर जब वो गए तो वहां के लोग जो थे वो दौड़े दौड़े उनके पास आए, क्योंकि उनको पता था कि जुल्करनैन जो है वो हर एक की मदद करते हैं। उन्होंने आके उनसे कहा कि देखिए, इन पहाड़ों के पीछे से याजूज और माजूज की जो कौम है ना, वो आती है और आके हमारी सब तबाही करके चली जाती है, हमारी चीज़ें खराब कर जाते हैं। वो इतने ज़्यादा हैं कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। कुछ तो कीजिए हमारी मदद, कोई तो ऐसी सूरत कीजिए कि उनके और हमारे बीच में कोई दीवार खड़ी हो जाए। तो जुल्करनैन बादशाह जो थे उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने लोहे के बड़े बड़े ब्लॉक्स बनवाए, वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखवाए, एक ऊंची दीवार बनवाई। फिर उसको खूब उन्होंने गर्म करवाया, दोनों तरफ उसके खूब आग जलवाई। जब वो बिल्कुल गर्म होके लाल हो गई वो लोहे की ईंटें, तब उन्होंने सीसा मंगवाकर उसके ऊपर डलवा दिया। सीसा डालने से वो बिल्कुल मजबूत दीवार हो गई, और उस दिन से याजूज और माजूज जो थे वो इस तरफ ना आ सके और ना इन लोगों को तंग कर सके। ये वाक़या कुरान पाक में भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि अल्लाह का एक और वादा है कि जब क़यामत आएगी, और ये जुल्करनैन बादशाह ने उन लोगों को कहा कि जब क़यामत का दिन होगा तो ये दीवार बिल्कुल रेत की तरह गिर जाएगी। क्या बात। अच्छा, अब इस कहानी में कुरान भी आ गया, इस कहानी में हिस्ट्री भी आ गई, सबक भी आ गया। हाँ। अल्लाह ताला की उस दिन का जो है वो भी हमें जिक्र भी आ गया कि जिस दिन हम सब उसके आगे हाजिर होंगे। तो ऐसी ही कहानियाँ हमें सुननी भी चाहिए और बच्चों को सुनानी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मज़रा मसरूर साहिबा का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक रमज़ान, और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब चलते हैं ज़रा कराची की तरफ और देखते हैं कि आज आयशा हमारे लिए क्या पका रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा।
वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने दस्तरखान की रौनक को बढ़ाने के लिए अफ्तार तैयार करेंगे। तो हम भी अफ्तार मज़ेदार के किचन में आपके लिए हाजिर हैं। क्या बात है। अच्छा, अब किस चीज़ के साथ हाजिर हैं, कौन सी रेसिपीज़ हैं, कौन से फ्लेवर्स हैं आज आपके किचन में? जी, अब जैसे कि बिल्कुल लास्ट वीक चल रहा है और ईद करीब आने वाली है, तो हम सोचे कोई ऐसी रेसिपी बनाएं जो कि ईद पे आप लोगों के काम आए। आप ईद पे अपनी टेबल उससे सेट करें। ईद पे और कैसे काम आएगी रेसिपी? अभी से बना के रख देंगे अगर, तो ईद पे कैसे काम आएगी? उस वक्त तक तो वो खराब हो जाएगी। नहीं, अगर मैं कबाब बनाना बता रही हूँ, कबाब कढ़ाई बना रही हूँ। आज स्पेशल कबाब कढ़ाई ये रेसिपी। अगर आप इसके कबाब बना के फ्रीजर कर सकते हैं तो वो 15 दिन के लिए फ्रीज हो सकते हैं। तो हम तो ईद वाले दिन बना लेना। हाँ, यहाँ पे हम स्पेशल कबाब कढ़ाई। हाँ, बहुत चीजें होती है। पता है ईद के दिन सबसे ज्यादा जो लोग नाश्ता करते हैं वो हलवा पूरी का होता है। तो मैं सोची प्लान के ना हलवा पूरी और तरकारी और उसके साथ ना चने का सालन बनाऊं। जबरदस्त, ये होना चाहिए आने वाले दिनों में। अगर ईद आपके साथ मैंने गुजारी ना तो फिर ईद के दिन ही बनाऊंगी मैं ना ये रेसिपी। तो अभी तो मैं कबाब कढ़ाई बना रही हूँ। कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले क्या करती हूँ कि कढ़ाई में मैं तेल गरम करके उसमें मिर्चें जो कि मैं बारीक बिल्कुल मैं यहाँ पे लूंगी मिजान कलोला ऑयल जो कि खालिस अज्जा से तैयार है, विटामिन ए, डी, ई से तैयार है होता है। उसमें कुदरती ग़िज़ाइयत बरकरार रखी जाती है और इसका आप जब इसमें कुकिंग करेंगे ना तो ये होता है कि खाने का जायका नहीं खराब होता। और आप एक चीज भूल गई, हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक तैयार किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। आप इसमें आराम से डीप फ्राई चीज़ें खा सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। हम उसमें सिर्फ अभी हम इसलिए करके रख रहे हैं कि टमाटर जो है कढ़ाई में अच्छी तरह गल जाए। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें ग्रीन चिली जो बिल्कुल बारीक चॉप की हुई है वो डाल दूंगी। और साथ ही टमाटर जो कि मैंने 4 से 6 लिए थे। साइज पे डिपेंड करता है कि ना छोटे हैं तो आप 4 ले लें, बड़े हैं तो 4 ले लें, छोटे हैं तो 6 ले लें। ये डाल के बस मैं इसे कवर करके रख दूंगी। फिर मैं आ जाती हूँ कबाब में गोला कबाब बना रही हूँ। तो उसके लिए मैं क्या क्या चीज़ें लूँगी वो आपको बताऊँगी। ठीक है, इसे बस इतना मैंने किया है और इसे मैं कवर करके रख देती हूँ। अब गोला कबाब बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें शामिल है उसमें, तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ लिया है ना वो लिया है सब रोसों का कीमा। ठीक है भाई, बहुत मुश्किल है, इतने रश है, कम टाइमिंग के लिए दुकानें खुलती हैं और इतना रश होता है ना कि बस इंसान निकले तो क्या क्या करे। तो आप जाएं बस सब रोसों की चीजें लाएं, उनके पैक। तो आप एक ही दिन ले लेना, आप रोज निकलती क्यों हैं? साफ सुथरे नहीं, जैसे अब लाइनों में तो लगना पड़ता है ना लेने के लिए। अब आप कीमा लेने जा रहे हैं वो नहीं मिल रहा, अब बोनलेस खत्म हो गया या कढ़ाई कटिंग खत्म हो गया, तो आप एक साथ ही ले आएँ। सारी चीज़ें बिल्कुल फ्रेश हैं, लाके आपको धोने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि रमज़ान है, काम बहुत ज़्यादा होता है। अब आप चिकन लाएँ फिर उसे धोएं, सफाई का उसका ख्याल रखें क्योंकि वो लोग सफाई करके नहीं देते। यहाँ पे सब रोसों की जो चिकन है उसका बोनलेस ले लें, आप उसकी कढ़ाई कट ले लें, जो भी आप लें बिल्कुल फ्रेश साफ सुथरा होता है क्योंकि ये जो अपने फार्म में खुद ही अंडे से लेके जो उनकी मुर्गी होती है वो उसकी ग्रोथ करते हैं और सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। और इनकी बहुत बड़ी रेंज है, जैसे कि आपको पता है हमने पूरे रमज़ान बहुत सारी अच्छी चीज़ें बनाई हैं इनकी। कबाब बनाए, चपली कबाब बनाए, गोला कबाब बनाए, सीख कबाब बनाए। आज मैं इनके ना चिकन पकौड़ा भी फ्राई करूँगी तो मज़ा ही आ जाएगा अफ्तार में। वाह वाह, बस मज़े आ ही जाए, बस इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। जी, बस यहाँ वहीं आते हैं, सिर्फ यहाँ नहीं आते। तो मज़े आके आपने कुछ ट्राई नहीं किया। आप तो कहते हैं इस्लामाबाद में सब कुछ मिल जाता है। हाँ, तो सब कुछ मिल जाता है। अब आप हमें ऐसे भी ना समझे, कुछ तो मिल जाता है, आयशा नहीं है ना इधर। बस यही कहने वाला था। सब रोसों का आपने ट्राई नहीं किया। बस आयशा कराएंगी हमें ट्राई, हम जिद पे अड़े हैं आज। चलें बस इंशाल्लाह ज़रूर। यहाँ पे मैंने चिकन ले ली 1 kg। इसमें लहसुन अदरक का खाने का पेस्ट एक खाने का चम्मच। इसमें जो मैं स्पाइसेस शामिल करूँगी वो कुटी हुई काली मिर्चें हैं 1 खाने का चम्मच, कुटा हुआ धनिया फ्रेश 1 खाने का चम्मच, कुटा हुआ ज़ीरा फ्रेश 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून। और यहाँ में से और मज़ेदार बनाने के लिए बिहारी कबाब मसाला आप किसी भी ब्रांड का लेके इसमें शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और हम इसे और ज़रा सॉफ्ट बनाने के लिए, क्योंकि सख्त हो जाते हैं चिकन के कबाब, अक्सर लोगों को शिकायत होती है, तो थोड़े से हम प्याज शामिल कर लेते हैं। इसको साथ ही पीस लेंगे। और हम इसमें क्या शामिल करेंगे, ये है ब्रेड के स्लाइस जो कि हमने दूध में सोक करके रख दिए थे, वो शामिल कर देते हैं इसे। और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करके पीस लेंगे और फिर इसे फ्राई करेंगे। छोटे छोटे गोला कबाब बनाएंगे हम इसके।
इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आप अंगूठियां उतार रही हैं अपनी, जरा ध्यान से रखिएगा यहाँ वहां ना हो जाए। जी जी बिल्कुल ध्यान से सामने ही रखी है मैंने। ऐसा ना हो कोई कबाब खाए तो उसके अंदर से अंगूठी निकले और वो कुछ और ही समझे, वो गिफ्ट समझे नहीं, उसको। नहीं मैं इसका ख्याल रखती हूँ कि ऐसी चीजों का कि कबाब खुश हो में से जाए वो कबाब कोई ही शख्स निकले, जो कबाब कुछ खाए। और ना निकले। बिल्कुल, वो समझे कहीं से कोई प्याम आया है। ऐसा होता है ना। हाँ, ये जी, भी जी, बड़ा मैं खतरा हो समझ जाएगा गई फिर हूँ, वरना। यही कह रही थी कि आप यही कहने वाले हैं। बिल्कुल। अब हम इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। आज किसको? हमारी अंगूठी 3 को? रेसिपी है और एक ड्रिंक भी है हमारी बहुत जबरदस्त। नहीं अच्छा, पीस लेंगे हम कबाब के कीमे को, अच्छा, जो कि हम कीमे को, बना मैं रहे समझा हैं अंगूठी को। गोला कबाब, इसके छोटे छोटे। जी ठीक है, सही। आज हम 3 रेसिपी बना रहे हैं। एक और रेसिपी भी है हमारी, ड्रिंक है जो सरप्राइज ड्रिंक होती है, जो हम हमेशा एंड में बताते हैं और बहुत ही मजेदार है वो भी ड्रिंक। तो आयशा, अभी तो हम इसे सरप्राइजेस बनाते हैं, फिर कबाब फ्राई करते हैं। आयशा सरप्राइजेस इतनी देती है ना कि वो मुझे रोजाना सुबह उठकर ये ख्याल आता है कि क्या पता मेरे घर के बाहर कोई डिश विश आई हो, सरप्राइज ना दे दे आयशा। हाँ, ये भी है। रोजाना मुझे ये ख्याल आ रहा होता है। आयशा ये अंगूठियां आप ड्रिंक में डालेंगी? नहीं मैं ड्रिंक में नहीं डालूंगी, ये मैं उतारी है, दोबारा पहन लूंगी क्योंकि मुझे बहुत शौक है। ये देखें मैंने अभी ये वाली नहीं उतारी है, लेकिन ये वाली जब अच्छी कबाब भी बहुत बनाऊंगी लग तो रही ये है। वाली भी उतार दूंगी। तो वो वाली तो आपने देखी नहीं है, तो आपको कैसे पता है कि वो अच्छी नहीं है? नहीं, अच्छी तो होंगी, हाँ। लेकिन ये वाली मुझे ज़्यादा अच्छी अट्रैक्ट कर रही है। हाँ, अच्छा, ये इनको अच्छी लग रही है, भिजवा दें। मकसद ये होता है इनका। भिजवा देती हूँ बस मैं। हाँ बस आपको पसंद आई है ना शिफा, मैं भिजवा रही हूँ। बस हम इसे कीमे को बारीक पीस लेंगे, तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। प्याज जो हमने डालें वो भी इसमें बारीक पीस जाएं। फिर हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें हाथ से चॉप करके डालेंगे, साथ इसमें नहीं पीसेंगे, इससे टेस्ट खराब हो जाता है। ये हमारा कीमा बिल्कुल बारीक अंगूठी का पीस शॉट गया भी है। बड़ा अच्छा आ रहा है। ये एक तरफ बाउल में उतारी। कीमा पिस रहा है और एक तरफ अंगूठी का शॉट, बड़ा अच्छा लग रहा है। गुड। कैमरामैन को दाद दीजिए जरा। जी हमारे कैमरामैन को दाद देते हैं, दुआ आपको वही दाद दे रहे हैं कि बहुत असली अच्छा शॉट हीरे बना की रहे हैं। अंगूठी है वैसे, मुझे लग रहा है ये कोई आपने हीरे की अंगूठी, मेरे पास भी है एक हीरे की ये अंगूठी। तो काला है, कोई स्टोन है वैसे। कोई काला हीरा भी हो सकता है, मेरे पास भी है। अच्छा। एक असली हीरे की अगर वो असली हीरा नहीं है तो इसका मतलब है मेरे 250 रुपए जाया हो चुके हैं। 250 रुपए में असली हीरा? हाँ, उसने मुझे कहा असली हीरा। मतलब 250 रुपए में? ये तो उसने कहा ना आयशा, इन्होंने थोड़ी माना, इन्होंने तो बस ले लिया। मैं एतबार कर लेता हूँ ना, मेरा मसला सबसे बड़ा ये है। 250 रुपए में अच्छा, एतबार कर लेते हैं। आपने 250 अब बताएं। एतबार कर लिया। मैं सब पर एतबार कर लेता हूँ, यही तो मेरी बात है। $250 कहते हैं आपने? क्या शारिक कराची से हैं हमारे साथ, कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। $250 कहते क्या? अस्सलाम वालेकुम शारिक। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शारिक, ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शारिक साहब ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। ये बताइए आप रेसिपी देख रहे हैं या अंगूठी देख रहे हैं? मैं दोनों चीजें देख रहा हूँ। अच्छा, आपने आपने अंगूठी तो नहीं किया कि वैसे पूछ रहे हैं कि आपने वो हीरे की अंगूठी कहाँ से ली थी 250 रुपए वाली? देख रहे हैं। अरे मुझे तो आपकी बात पे हंसी आ रही थी। चले, अच्छी बात है, ये इसी मकसद के लिए मैंने ये बात कही थी। नहीं मैं इसलिए प्रोग्राम ये देखता हूँ आपका कि चले 1 घंटा मेरा गुजर जाता है। चलिए, ये तो अच्छी बात है, हम आपका जो है वो 1 घंटा गुजार देते हैं, वरना 1 घंटा यहाँ से 1 घंटा 10 बजे सुबह वो प्रोग्राम देख के मैं ऑफिस जाता हूँ। अरे बहुत शुक्रिया शारिक साहब, आप तो हमारे वो क्या होते हैं, परमानेंट कस्टमर। हाँ, तो आप ये बताएं, आपने जिंदगी में अंगूठी पहन ली? अंगूठी पहन ली, पहने हुए भी 20 साल हो गए। तो 20 साल हो गए, माशाल्लाह, जबरदस्त, क्या बात है। अब तो आप मजीद जो है वो अंगूठियां और पहनाएंगे लोगों को। नहीं, खुद पहनने का शौक है। पहनने का शौक है? आपने तो दोबारा नहीं पहनाई ना किसी को 20 साल के बाद? नहीं तो अभी मिले नहीं ना कोई है, मिली ही नहीं ना दोबारा। नहीं, 20 साल पहले जो आपने पहन ली अंगूठी, जी जी, उसके बाद दोबारा तो आपने किसी और को नहीं पहनाई अंगूठी? नहीं दोबारा नहीं पहनाई, कोशिश ही नहीं। बच्चे कितने हैं आपके? माशाल्लाह 3 है। मैं उनकी अंगूठियां पहनाने की बात कर रहा था कि अब आप मजीद आगे अंगूठियां पहनाएंगे। मैं तो शारिक साहब की बात कर रही थी। मैं तो कभी इस तरह की बात करता ही नहीं हूँ, इस तरह से। आप सिर्फ ये बातें अपने लिए करते हैं। हाँ, दूसरों के लिए नहीं। अच्छा ये बताएं, आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे ज्यादातर मैं जो पाए खाता हूँ शौक से। पाए? वाह 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 वाह, पाए और बिरयानी। भाई ये कराची में जो है वो पाए और बिरयानी तो खैर कौमी डिश है कराची की, है ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल
लेकिन मैं घर की बनवाता हूँ। अच्छा, घर की बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा करते हैं, साफ सुथरी घर की खाएं। आजकल तो वैसे भी कोरोना है, बाहर ना ही निकले तो बेहतर है। थैंक यू शारिक साहब। जी आयशा, कबाबों की क्या सूरत हाल है? जी यहाँ पे कबाब बिल्कुल सूरत हाल यहाँ तक आ गई है कि बिल्कुल बारीक पीस गए थे। उसमें मैंने हरा धनिया जो कि बारीक चॉप हुआ हो तो वो शामिल कर दिया, और 1 हरी मिर्च, 1 से 2 हरी मिर्च आप ले सकते हैं जितना आपको पसंद हो मिर्चों वाला, तो आप वो शामिल करके आप इसके कबाब तैयार कर लें। गोला कबाब इसके बनाऊंगी मैं पहले, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे पैन रख दिया, उसे गर्म करूंगी और फिर कबाब फ्राई कर लूंगी। अंडा डाला है इसमें आपने? नहीं, अंडा नहीं डाला मैंने। इसकी बाइंडिंग के लिए ब्रेड का स्लाइस लिए थे, तो उससे क्या होगा कि ना वो अच्छी बाइंडिंग होगी, हमारे कबाब खराब नहीं होंगे। ओके, ठीक है आयशा, आप बनाएं, कबाब बनाएं, हम आते हैं आपकी तरफ दोबारा। बिल्कुल। अगर नेकी करने की बात हो तो नेकी करने की जहां चाह होती है वहां राह भी हो ही जाती है। नेकी करने का जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर अब चाहे कोई आपके साथ हो या आप अकेले हो, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर गुर्बत की शरह 32% है, कोरोना वायरस ने गरीबों के लिए बिल्कुल जीना मुहाल कर दिया। जो लोग छोटी छोटी मजदूरी से रोज़गार कमाते थे, लॉकडाउन से वो काम बंद हो गए। ऐसे में बहुत से लोग ज़रूरतमंदों की मदद के लिए निकले और मुश्किल वक्त में उन लोगों ने मदद की लोगों की। इन्हीं लोगों में से हमारे साथ आज के एक मेहमान शामिल हैं। उन्होंने अब तक 4000 राशन बैग्स तकसीम किए हैं बहुत सारे लोगों में, यानी 4000 खानदानों की एक तरीके से उन्होंने मदद की है। एहसन पीरजादा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन। जी वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप एहसन? ये बताइए कि ये जो आपको मदद करने का जो जज्बा आया लोगों की, और जाहिर है सिचुएशन ऐसी ही थी कि लोगों की मदद की जानी चाहिए, तो इंडिविजुअली ये मदद करने का ख्याल कैसे आया? थैंक यू सो मच जी ओवैसन शफा, वेरी लाइवली प्रोग्राम आई मस्ट से। थैंक यू। मैं मेरे ख्याल से आपके प्रोग्राम की तरह जी, मेरे ख्याल से मैं अगर लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगा, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे तो हम का लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब होगा जी। इनिशियली तो मैंने घर से ही शुरू किया था, प्लान था कि 150 हम राशन डिस्ट्रीब्यूट कर सके ख़ानदानों के अंदर, बट अल्हम्दुलिल्लाह आपने जैसे फरमाया वो 4000 नहीं है जी, हम लोगों ने 1-1 रुपए का हिसाब दिया तो इसके वो 3833 बैग्स हैं। अच्छा। और 78 लाख रुपीज़ हमें मौसूल हुआ, जो हम लोगों ने इस्लामाबाद के कच्ची बस्तियों के अंदर, फ्रेंच कॉलोनीज के अंदर और जो आगे पीछे कस्बे हैं उनके अंदर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तो ये कोई इदारा बनाकर आप काम कर रहे हैं या फिर आपके दोस्तों का ग्रुप है जो इस तरीके से ये काम कर रहे हैं आप लोग? आप दोस्तों का ग्रुप ज़्यादा बेहतर होगा जी। मेरे लॉ फर्म आजकल आपको पता है काम तो है नहीं, कोर्ट्स क्लोज है, तो इसको हम लोगों ने राशन डिपो बना दिया जी। और उसके बाद मेरे बहुत सारे दोस्तों ने हमें 3-4 जिसको हम डाला बोलते हैं जी, वो डाले दे दिए और उसके ऊपर हम लोड करके यहाँ से ही हम लोग निकल के डिस्ट्रीब्यूट करते थे जी। सो दोस्त कहेंगे जी इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, ये बस मैंने फेसबुक के ऊपर किया। और मैं आपको जरा बताता चलूं ताकि लोगों को पता लगे जी कि ये भी जरा बताएं, आपको जब डोनेशंस मिल रहे थे वो कैसा था? रिस्पॉन्स बिल्कुल जी, दो किस्म के लोगों के रिस्पॉन्स थे। एक उन लोगों ने भी डोनेट किया लाखों की तादाद में, जिनको ना मैं जानता था ना वो मुझे जानते थे, सिर्फ मेरी वीडियोस देखी उन लोगों ने डोनेट किया, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान ओनली बल्कि पूरी दुनिया से मुझे डोनेशंस आई। और लोगों का जिन लोग मौसूल जो लोग ले रहे थे उनका रिस्पॉन्स मिक्स इस तरीके से था। मैंने लोगों को रोते हुए भी देखा शर्मिंदगी से जब उनको हम दे रहे थे, और हमारी कोशिश यही होती थी कि इलाके के बुजुर्गों के साथ मिलकर हम लिस्ट कंपाइल करें, उनको वेरीफाई करें, उनके घर पे जाके डिलीवर करें, ना कि एक जगह के ऊपर हम सारे लोगों को इकट्ठा कर दें, क्योंकि वरना वो द होल प्रोसेस इट डिफीट्स द पर्पस। सो लोगों का रिस्पॉन्स बहुत मुख्तलिफ था जी। कुछ बहुत खुश थे, कुछ बेचारे खुश तो जरूर थे, दवाएं तो दे रहे थे, लेकिन इट वाज वेरी हार्ड फॉर देम टू एक्चुअली टेक द। जो वीडियो की बात आपने की, ये वीडियो से शुरू किया ये सिलसिला आपने? जी बिल्कुल जी, हम लोगों ने 150 जब मैंने घर से शुरू किया, जिस तरह मैंने आपको बताया, उसके बाद वो मेरे फेसबुक के ऊपर वीडियो पोस्ट की एंड द रिस्पॉन्स वाज ओवरवेलमिंग जी। 78 लाख रुपीस एक इंसान को मिल जाएं जिससे अल्लाह ताला के लोगों की खिदमत हो जाए, तो दैट सेज अ लॉट अबाउट नॉट जस्ट द पर्सन जी, बल्कि जो लोग दे रहे हैं, जो हमारे में जज्बा है जी, वो हम ये पाकिस्तानियों का जज्बा यही है ना, जो हर वक्त क्राइसिस के दौरान आता है सामने, और फिर हम हैरान हो जाते हैं कि देखें ये कौम है जो कि क्राइसिस में इस तरीके से आ जाती है, सामने आती है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपका जो इस तरह से लोगों की हेल्प करने का या सोशल वर्क, अगर हम इसको कहें सही लफ्ज़ जो है, तो इसका आपका तजर्बा पहले भी था, पहले भी आप करते रहे? करते रहते हैं जी, बिल्कुल कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला जितनी तौफीक दे। लेकिन इस तरीके का एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल भी नहीं था जी, वो कहना गलत होगा जी। बट अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जी, हम लोगों ने प्रॉपर अकाउंट्स दिए हैं लोगों को, जिन्होंने पैसे दिए हैं,
उनको हम हर दिन का हिसाब दे रहे थे, हर दिन बता रहे थे कि किधर हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर ट्रांसपेरेंट तरीके से हर चीज़ का हिसाब, ऑडिटेड थी बेसिकली। अच्छा एहसन, बस जाते जाते ये ज़रूर बताइए कि ये तो आपने लॉकडाउन के दिनों में ये मुहिम अपनी शुरू की और फिर लोगों को मदद की, आने वाले दिनों में ईद में भी क्या कोई इस किस्म का प्लान कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह जी, हम हर वक्त हाजिर हैं जी, और करते रहेंगे और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं एक आपकी इजाज़त से, वो इकबाल का शेर है जी कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, गलियों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा यारो जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो आई थिंक हमारा गोल यही है कि हम अल्लाह ताला के लोगों से प्यार करें। ना हमें नमाज़ें पढ़नी आती हैं, टूटी हुई दुआएं मांगते हैं हम। तो आई थिंक असल इबादत जो है वो लोगों की मदद करके ही है। तो आपके तवज्जुह से मैं यही लोगों को कहूँगा कि पाकिस्तान की बड़ी खुद मुख्तार कौम है और यही वक्त है अल्लाह ताला के लोगों को प्यार करने का। पता नहीं कौन सी किस बंदे की दुआ आपकी आखिरत बना दे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि बहुत हो गया, लेकिन उसने हमें चूज किया, मैं उसका मशकूर हूँ जी। बस बहुत शुक्रिया एहसन, आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और आपको प्रोग्राम में लेने का मकसद भी यही था कि लोगों को भी पता चले कि सिर्फ कोई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इदारों वाले ही नहीं कर रहे काम, हर शहरी अपने तौर पर लगा हुआ है, कुछ ना कुछ कर रहा है। वन ऑफ देम वाज एहसन पीरजादा, जिनसे अभी आपने बात सुनी और वो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने कभी नहीं किया था इतने बड़े पैमाने पर, लेकिन जब मुसीबत आई तो फिर उन्होंने भी किया और उनके साथ लोग भी मिल गए। जब आप शुरू करते हैं तो जानते भी नहीं थे, लोग मिलते रहे, कारवां बनता गया, वो इसी वक्त के लिए कहा गया है ना। तो वो जज्बा होना चाहिए, जज्बे जो है वही दुनिया बदल सकते हैं। अब जरा चलते हैं आयशा की तरफ, और ये जो जज्बा है हमारा बैक टू द पेविलियन हो गया है अब। जी आयशा, कबाब की सूरत हाल। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो कबाब बना लिए थे वो सूरत हाल यहाँ पर ये कि कबाब मैंने फ्राई करने डाल दिए हैं, गोला कबाब का शेप दिया है मैंने, और ये अच्छी तरह मैंने जब इन्हें बोथ साइड कलर दे दिया तो मैंने थोड़ा सा दम दे दिया कि अच्छा गल जाए। यहाँ पे हमने जो टमाटर और वो ऑयल लिया था, सबसे पहले हमने मिजान कनौला ऑयल लिया था, उसे गर्म किया था, उसमें हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप वो शामिल की थी ताकि एक अच्छा सा अरोमा आए, टेस्ट आए। फिर उसके अंदर हमने टमाटर शामिल किया और टमाटर को हम इस तरह से गला रहे हैं। जैसे ही हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे फिर हम उसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, और फिर हम कबाब शामिल करेंगे। ऊपर से हम उसमें डालेंगे अदरक और कसूरी मेथी और कुटी काली मिर्चें। क्या बात है, ठीक है। और वो अंगूठियाँ कहाँ हैं? आज तो मेरा ध्यान अंगूठियों की तरफ। वो ये सब जमा हुई है जी, ये जमा हुई है, बेफिक्र है, ये रखी हुई है ना। अब अच्छा हम अपनी आप संभाल के रखिए, आ जाते हैं। तीनों उतार दी अंगूठियां आपने। अच्छा हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, एमन लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? हम बिल्कुल ठीक ठाक है। एमन आप सुनाएं, रमजान कैसा जा रहा है आपका? रमजान क्यों की वजह से काफी बोरिंग है, लेकिन आपका शो डेली पापा लगाते हैं और हम रोज शाम को बैठ के इफ्तारी के एंड तक आपका शो देख रहे होते हैं। क्या बात है। आपके पापा को सलाम है, फिर खास तौर पर पापा पूरी फैमिली को बिठा के हमारा शो दिखाते हैं। तो ये कितने बजे शुरू करते हैं आप हमारा शो देखना? अच्छा ठीक है, लाउंज पर आता टीवी लगा हुआ है और ये देखो बैठ के अब आज क्या किचन में बन रहे। अच्छा ये 6 बजे शुरू होता है या आपका देखने का सिलसिला, या 4:30 बजे शुरू करते हैं आप? मैं तो मतलब मैं 5-6 बजे आती हूँ, पापा पूरे 5 बजे लगाते हैं टीवी। पापा 5 बजे लगाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 घंटा हमारी वजह से और 1 घंटा आयशा की वजह से। हम यही क्लियर करना चाह रहे थे। हाँ बिल्कुल, ये आयशा की वजह से है असल में, तो 1 घंटा क्योंकि वो पका रही होती है। लेकिन एमन ये बताएं, आपने क्या सीखा है आयशा से? क्या कोई ऐसी डिश है जो ट्राई की है, जो आयशा ने सिखाई, आप लोगों ने बनाई, खाई? ट्राई नहीं किया अभी तक। और जो वो थे ना चिली गार्लिक प्रॉन्स, वो ट्राई करवाए ना, वो चिली गार्लिक रेसिपी मुझे वो पसंद है, चिली गार्लिक प्रॉन्स। चिली गार्लिक प्रॉन्स आयशा, ये आप फरमाइश आई है लाहौर से आपकी थी जी, मतलब बना देंगी आप? रेस्टोरेंट स्टाइल बना दूंगी, बहुत इजी रेसिपी है। हाँ, अच्छा अगर उन्हें अभी पूछनी है तो अभी भी बता सकती। नहीं आप बना के दिखाएगा। बना के दिखाएं। चले, बिल्कुल बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरी कर देंगे हम। चिली गार्लिक प्रॉन्स। एमन आपको अंगूठियाँ कैसी लगी इनकी, आयशा की? मैंने कोई अंगूठियाँ अभी तक ऐसे देखी नहीं, मेरी टाइम हुआ। अरे देखी नहीं, अभी दिखाते हैं आपको अंगूठियाँ, दिखाएं भाई आयशा इनको। जब तक आप बताइए कि कोरोना के जो तमाम मामलात है उसमें मैं भी बताती हूँ कैसी है। हाँ बताएं, करीब से दिखाओ भाई, कैमरामैन भाई हमारे, उनसे कहें। ये देखें, ठीक है। अच्छा एमन, अंगूठियों के बाद ये भी जरूर बताना कि जो कोरोना के मामलात है। हाँ ये देखो आ गया शॉट के अंगूठियाँ। हाय मेरी अंगूठियाँ वाला जो क्यूट है ना, क्यूट है कह रही है, अच्छी पसंद आ गई आयशा, अब आप उतार सकती हैं। गुड, अब उतार दें वापस आयशा। लव यू। अच्छा एमन, कोरोना के क्या सिलसिले चल रहे हैं आप ये बताएंगी? कुछ लोग हिफाजत कर रहे हैं आपको? शॉपिंग वॉपिंग नहीं कर रही? हम कहीं शॉपिंग क्या कुछ भी नहीं कर रहे, घर से बाहर जाते ही नहीं है। वेरी गुड। सिर्फ ग्रोसरी के लिए जाना पड़े तो जाते हैं, वरना बिल्कुल भी नहीं जाते।
शाबाश, यही जज्बा होना चाहिए भाई, बिल्कुल इस सही काम कर रहे हो, ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू एमन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू एमन के पापा को भी बहुत थैंक यू। हाँ वो जरूरी, बिल्कुल वही दिखाते। हाँ बिल्कुल, वरना आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं किसी की बात। हम जाते हैं नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आते हैं तो दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक रमजान, और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद कराची चलते हैं और ज़रा आयशा से पूछते हैं। आयशा, आपकी पहली डिश का तो अहवाल हमने देख लिया, दूसरी जो डिश है वो आप क्या बना रही हैं? दूसरी डिश मैं बना रही हूँ सबरोसों के चिकन पकोड़े, और ये हमारी जो पहली डिश थी वो बिल्कुल तैयार हो गई है। हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ऊपर से मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली थी, अदरक जो बारीक कटिंग हुआ था, जूलियन कटिंग हुआ तो वो शामिल कर दिया है। ऊपर से मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर देती हूँ, कुटी काली मिर्च मैंने कहा था वो शामिल करूँगी, वो मैंने इसमें शामिल कर दी थी, और फिर दम दे दिया था ये सब चीज़ें डाल के, ताकि एक अच्छी सी खुशबू और जायका आ जाए। तो ये डिश तो हमारी हो गई है तैयार, इसे मैं रखती हूँ टेबल पे। और फिर हम आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी पे। सेकंड रेसिपी हम बना रहे हैं, यहाँ पे हमने लिया है सबरोसों के चिकन पकोड़े। बड़े मज़ेदार होते हैं। आप अफ्तार के टाइम इसे खोलें, पैकेट को काटें और गरम ऑयल करें और उसमें फ्राई करें और केचप के साथ एंजॉय करें। बहुत मज़े के होते हैं, बहुत अच्छे क्रिस्पी होते हैं। और आजकल जैसे कि लोग कहते हैं ना आलू के पकोड़ों से बोर हो गए, अब इसके पकोड़े ऐसे पकोड़े एक नए फ्लेवर के साथ ये आए हैं, और इन्होंने बहुत सारी रेंज है, इनके कबाब हैं। और आपको तो जैसे पता है कि इनकी 2-3 चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, तो इनके एक अंगूठी पकोड़े भी हैं जो कि बड़े मशहूर हैं, बड़े ज़बरदस्त होते हैं वो अंगूठी। उसमें प्राइस होता है, उसमें एक पकोड़े में अंगूठी जिसकी निकली, मुझे लग रहा है वो आज, हाँ वो मुझे लग रहा है आज हो जाएंगे इनके ना वो। पहले आयशा आप एक काम कीजिए, आप ट्राई कीजिए। हम जरा एक और मामला निपटा लेते हैं जिसका ताल्लुक भी पेट से ही है। अच्छा, वो क्या मामला है? मामला ये है कि रमजान मुबारक के दौरान पूरा दिन चूंकि हम खाना नहीं खाते हैं, और 30 दिन इस मामूल के बाद हमारा जो मैदा है वो इस बात का आदी हो जाता है कि हम दोपहर का खाना है दरमियान में, सहर और इफ्तार के दरमियान कुछ ना खाएं, पेट खाली रहता है। ईद के दिन इस मामूल में अचानक से आती है तब्दीली, वो तहस नहस हो जाता है अंदर। बिल्कुल ऐसा ही होता है, और पूरा ये मामूल जो है वो बदल जाता है। आप पूरे महीने जो हमने एक रूटीन बनाया होता है कि हम कुछ नहीं खा रहे दिन में, वो ईद के दिन बिल्कुल अलग हो जाता है रूटीन, और आप कहते हैं कि बस आज तो मैं खा ही लूँगा सब कुछ। अब इस तब्दीली से सेहत, पेट ख़राब हो जाता है, ज़ाहिर है। अब किस तरीके से पहला दिन जो है वो ईद का या जो चंद दिन है शुरू के रमज़ान के बाद वो कैसे गुजारे, उसमें हमारा खाने का जो शेड्यूल है वो क्या होना चाहिए, और पुराने मामूल को किस तरह फॉलो करना चाहिए और नए मामूल पर कैसे आना चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे माहिर ग़िज़ाइयत लुबना फराज से। अस्सलाम वालेकुम लुबना। अस्सलाम वालेकुम अवैस और शिफा, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक है लुबना, रमज़ान मुबारक सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच, आप दोनों को भी जी। अच्छा, अब रमज़ान जो है वो ख़त्म होगा और फिर उसके बाद हम ईद के दिन की तरफ जाएंगे, और ईद के दिन जिस तरह खाने का और पेट का हाल होता है वो आप जानती हैं। तो ये क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, कैसे हम अपने पेट की हिफाजत कर सकते हैं कि हम उस पुराने शेड्यूल से नए शेड्यूल में आ भी जाएं और सेहत ख़राब भी ना हो? देखिए, ये एक हमारी ह्यूमन नेचर है कि एकदम से जब रमज़ान से हम हटते हैं तो हमारे माइंड में होता है कि ईद पे तो आज सब कुछ खा लेना चाहिए, और हर चीज़ मीठी और हर चीज़ अनहेल्दी भी, और हर चीज़ आप खा लेते हैं। लेकिन आजकल आई थिंक काफ़ी लोग काफ़ी इन्फॉर्म भी हो गए हैं कि उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप ईद के अगले जो रमज़ान के एंड के अगले 6 दिन हैं, उनमें अगर ज़रा सा अपने आप बॉडी को टाइम दे दें, वक्त दे दें हील करने का, थोड़ा सा संभलने का, तो ये आपके आगे के लिए बहुत अच्छा है, आपके सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो उसमें ये है कि आपने खाना ज़रूर आप खाएं, बिल्कुल। 2 टाइम्स होना चाहिए या 3 टाइम होना चाहिए ईद के बाद वाले जो चंद दिन है जिनमें आप कह रही हैं एहतियात करें, तो उसमें कितने कितने गैप से और कितने कितने मील्स होने चाहिए दिन में हमारे? मैं बिल्कुल हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि देखें, क्योंकि हम सहरी के यूज्ड टू होते हैं मोस्टली, तो उसमें मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि नाश्ता आप ज़रूर खाएं, वो मिस नहीं करें। नाश्ता आप बड़ा करें, बिग ब्रेकफास्ट करें, उसमें अपने अंडे, प्रोटीन, मीट्स वगैरह अगर ले सकते हैं, वेजिटेबल्स आ गई, उनको किसी तरीके से इनकॉर्पोरेट करें, यानी कि अंडे में और ज़्यादा सब्जियाँ डाल दें, शिमला डाल दी, पालक डाल दी, आप उनको कंज्यूम करें, ठीक है। और फिर अगर आप लंच कर रहे हैं तो वो यानी कि इतना हैवी जो आपका लंच डिनर नहीं होना चाहिए, और जो आपका डिनर है आपने कोशिश करनी है कि वो आपके सोने के टाइम से 2-3 घंटे पहले हो जाए, क्योंकि सिस्टम हमारा बिल्कुल यूज टू नहीं होता 3 मील्स खाने के। स्लोली हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, पहले आप 2 मील से शुरू करें, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको लेके जाएं। ये नहीं हो सकता कि आप एकदम से, अगर पहले आप 6 छोटे मील्स खा रहे थे
और वर्कआउट करते आप एकदम से उसी चीज़ में वापस चले जाएं, क्योंकि बॉडी आपकी शॉक में रही होती है फॉर 30 डेज, उसमें कोई सेंस नहीं बनती कि आप इसको ले जाएं वापस। दूसरी चीज़ एक ज़रूरी ये है कि आप अपना स्लीप का जो स्केड्यूल है उसको आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान में ही हल्का हल्का वापस लेके जाना शुरू कर दें, लास्ट 5 डेज में ही बेशक, कि आप 1 घंटा जो है अगर आप कम कर दें, तो अगर आप पहले 2 रात के यानी कि 4-5 बजे अगर आप सो रहे हैं सहरी के बाद, या कुछ सहरी से पहले भी जो आप सो रहे हैं, अगर जो भी आप टाइम पे सो रहे हैं, उसको 1 घंटा आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट पीछे करते रहें। तो उसमें यह है कि रमज़ान के बाद एकदम से बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि आप 9-10 बजे या 11 बजे भी हमने सोना है। तो इसमें यह है कि आप आहिस्ता आहिस्ता अगर शिफ्ट करते रहेंगे तो बॉडी ग्रेजुअली एडजस्ट कर लेगी। दूसरी चीज़ ये, जो हमने अच्छी आदतें पे की होती हैं रमज़ान में, हम एकदम से वो छोड़ देते हैं। तो खजूरें खाना, ड्राइड फ्रूट खाना, या ये जो इंजीर होती है ये खाना, ये बहुत अच्छा है सिस्टम के लिए। इसमें आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, इस तरह की सब काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें हार्मफुल फ्री रेडिकल्स जो होते हैं एनवायरनमेंट में, उनसे प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये चीज़ें आप अभी भी खा सकते हैं। नाश्ते में उठ के आप फौरन से खजूर खा लें, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो जो अच्छी आदतें हैं वो हमें इनकॉर्पोरेट रखनी है अपनी रूटीन के अंदर। अच्छा। और अगर आप ये देखिए तो एक चीज़ मैं और बताऊंगी कि इस्लाम में तो पहले ही रेकमेंड किया गया है कि हफ्ते में आपने 2 दफ़ा रोज़ा रखना है, मंडेज और थर्सडेज को सुन्नत है, राइट। तो उसमें यह है कि रमज़ान के बाद भी आप ये कर सकते हैं कि बॉडी क्योंकि ऑलरेडी यूज्ड टू है आपके, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूवन भी है आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, उसको कंटिन्यू रखें। तो ईद के बाद यानी कि अगले हफ्ते आप कोशिश करें कि हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा अगर आप फास्ट कर सकते हो, रोज़ा रख सकते हो, तो वो बिल्कुल रखो, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी यूज्ड टू है। तो आप उस साइकिल को आप ब्रेक करना ज़रूरी नहीं है, आप उसको बॉडी को बिल्कुल उसमें आप रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा लुबना, एक और चीज़ भी है और वो भी बड़ी ज़रूरी है जानना कि कुछ लोगों को इस चीज़ की भी आदत हो जाती है कि अफ्तारी के वक्त जो है उनको भूख लगने लग जाती है, वो क्या करें? बिल्कुल ऐसा होता है। और एक और चीज होती है कि जिनको सहरी के टाइम पे एकदम से भूख लगना शुरू हो जाती है, तो उसमें ये है कि आपने हेल्दी स्नैक्स अपने पास रखने हैं। तो अगर आप उनमें से एक, इनको सहरी के टाइम पे भूख लगना शुरू हो जाती है, आप कुछ ना कुछ अपने पास रखें। अपने पास बादाम, वॉलनट्स, इस तरह की चीजें, कोई ऐसी चीजें रखें, नट्स रखें, ओटमील रख लें, या आलमंड मिल्क या कोई भी नॉर्मल दूध का 1 कप ले लें। इस तरह की चीज़ें, दलिया वगैरह अगर उनके पास रखेंगे जो कि फाइबर है जिसमें, वो ले लें उस टाइम पे, तो वो बेहतर होती है, बजाय कि आप एक फुल मील या फ्राइड चीज़ों की तरफ जाएं। उन चीज़ों से हैं, लेकिन रिफाइंड शुगर यानी कि जो एडेड शुगर्स हैं, जो हम काफ़ी चीनी वाली चीज़ें खा रहे होते हैं और पी रहे होते हैं, ईद के दिन भी हम खाएंगे बिल्कुल, जो होती हैं हमारी, तो उससे आपने अब हल्का हल्का पीछे हटना है। तो इस तरह से आपने अपनी दही ले ली, थोड़ा सा फ्रूट ले लिया, केला ले लिया, नाशपाती ले ली, इस तरह की चीज़ें कोई आप ले लें, हल्के से क्रैकर्स ले लिए, तो वो आपकी जरा सी हेल्प हो जाती है कि जो एकदम से आपको भूख लगती है उसको आपने बिल्कुल कैसे कम करना है। बहुत शुक्रिया लुबना फराज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अब इसका मतलब ये हुआ कि रमज़ान और ईद का जो मामला है वो भी लॉकडाउन वाला है। लॉकडाउन खुलता है तो लोग जज्बाती होकर चले जाते हैं, और जब रमज़ान जो है वो ख़त्म होगा तो हमें जज्बाती नहीं होना है और अपने आप को कंट्रोल में रखकर खाने की तरफ जाना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। और अब इंतज़ार नहीं करवाते, आपको ले जाते हैं आयशा के पास। तैयार की है उन्होंने मज़ेदार चीज़ें। बताएं आयशा, आप कहाँ तक आपकी कुकिंग पहुंची है? जी, अब मेरी तीसरी रेसिपी स्टार्ट हो रही है, जो कि मैंने कहा था एक सरप्राइज ड्रिंक है। आज मैं बना रही हूँ कोकोनट चॉकलेट मिल्क शेक। अच्छा, क्या बात है, कोकोनट चॉकलेट मिल्क शेक। जी, चॉकलेट जैसे बाजार में मिलती है, लेकिन हम कोकोनट चॉकलेट का इस्तेमाल जी वो नहीं कर देगी, मतलब कम नहीं कर देगी चॉकलेट? नहीं, एक बहुत ही मशहूर चॉकलेट है जो बाजार में मिलती है, कोकोनट की, और चॉकलेट सबको पता है। ठीक है, उसका नाम लेने में आप जिस तरह शर्मा रही हैं, घबरा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको पसंद नहीं है वो ही एक है जो जिंदगी में चॉकलेट। मैं इसका लूंगी, उसका तो ले लें, ठीक है। मैं ऑल पर्स का नाम लूंगी कि खालिस है ऑल पर्स, और ताज़ा दूध है, जैसे लाइन है, रश है, ट्रैफिक है, इतना आप अपना भर के डब्बे ले आए। 1 kg का भी, 1 लीटर का भी है, 1.5 लीटर का भी है इनका। आप आराम से लाएं और रोज़ इस्तेमाल करें। उसकी खालिस दही जमती है, जो मैंने बताया भी था आपको लोगों को, सबको रेसिपी के, बहुत मज़े की दही जमती है और बहुत मज़े के दही बड़े बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास ऑल पर्स का मिल्क ले लिया है, साथ में कोकोनट दही जमता है, मैंने पहले से ही ये मर्जी के मुताबिक है। ये वैसे इसमें उर्दू में भी इस्तिलाहात में आपको मिला नहीं आज तक जवाब, ये वैसे मुझे भी नहीं मिला। मर्जी के मुताबिक नहीं, कितना बुरा लगेगा। दही देखे छोटी ये आ रहा है तो उसको रिस्पेक्ट दे, दही जमती है। दही को आप कुछ भी कहते हैं, दही को पता नहीं चलेगा, वो बुरा भी नहीं मानेगा। ये दही
उर्दू में एक वाहिद ऐसा लफ्ज़ है मेरा ख्याल है, शायद एक दो और होंगे जिनमें होता या होती का मामला इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। तो अब ये आपने क्या डाल दिया इसमें? जी, यहाँ पे हमने चॉकलेट भी शामिल कर दी, और चॉकलेट ली थी हमने, एक चॉकलेट बार ले लें पूरा अच्छा बड़ा सा, और हमने इसमें साथ चीनी शामिल कर देते हैं, 2 से 3 खाने के चम्मच हम चीनी शामिल करें, क्योंकि चॉकलेट भी अच्छी मीठी होती है। साथ इसमें हम ठंडी ठंडी बर्फ शामिल कर रहे हैं, और इसे मजे का टेस्ट देने के लिए हम यहाँ पे वेनिला एसेंस, नहीं वेनिला एसेंस भी तो ऐड कर दूं ना, ये रह जाएगा तो बुरा नहीं हो जाएगा। करें आप ब्लेंड करें इसको। हम आते हैं राशिद साहब से जरा बात करते हैं, कराची से हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? शिफा वैस आप ठीक हैं? राशिद बोल रहा हूँ कराची से। बिल्कुल राशिद ठीक ठाक, हमें पता है आपका नाम भी और शहर भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल खैरियत से। आज ओवैस को क्या कहेंगे जी? खास ओवैस को क्या कहेंगे आज आप? अच्छा, मैं पहले वो कहने से पहले ये कहूँगा कि देखें, जैसे इफ्तार में चटपटी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं ना, उसके बगैर इफ्तार नहीं थी, तो इफ्तार में शरियात भी अच्छी नहीं है अगर चटपटी बातें ना हो तो ये अवैस भाई की बड़ी ज़रूरी होती है, ज़रा गपशप बंदा ऐसी करे तो। बहुत शुक्रिया, बस दुआ करें कि अल्लाह नजर ना लगाए। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग एतराज भी कर देते हैं ना यार, बुरी भी तो लगती है बहुत सारे लोगों को मेरी बातें, क्या करूं उन लोगों का? करने दे, लोगों का काम है कहना, कहने दें आप। ठीक है, राशिद भाई की आवाज गायब हो गई। ठीक है, डॉक्टर अनीस साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब किस चीज के डॉक्टर हैं आप, ये बताइए। मैं एक्सीडेंट इमरजेंसी स्पेशलिस्ट हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। आजकल क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो तो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, तो तमाम डॉक्टरों को हमारी तरफ से बड़ा सैल्यूट है। अल्लाह आपको खुश रखे, और आपका प्रोग्राम देख के बड़ी खुशी होती है। माशाल्लाह बहुत लाइवली हैं आप दोनों, बहुत अच्छे प्रेजेंटर्स हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप लोगों के लिए भी हमारी आजकल यही दुआएं हैं। मतलब डॉक्टर सबसे पहले होते हैं हमारी नमाजों में, दुआओं में, कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। और जो इस वक्त सूरत हाल है, आप बताएं डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछेंगे कि लाहौर में क्या सूरत हाल है? एज अ डॉक्टर आप क्या देख रहे हैं? लोग तो जज्बाती हैं ही, लेकिन अस्पतालों के क्या हालात हैं? अस्पतालों में जाहिर है जी बहुत डिमांडिंग सिचुएशन चल रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग इतनी कोई एहतियात नहीं बरत रहे। जब भी बाहर जाना होता है, थोड़ा एक्सपोजर होता है, तो देख के अफसोस होता है कि गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है और लोग उसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग सीरियस नहीं ले रहे। चैलेंज तो है और हमें सबको इस चैलेंज को मिल के ही फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप भी बहुत अच्छी एफर्ट करते रहते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं, विच इज वेरी अप्रिशिएटेड। आप अपना ख्याल रखें और माशाल्लाह अल्लाह आपको सबको खैरियत से रखे। मोहतरमा आयशा साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीस साहब, बहुत शुक्रिया आपका, वाकई बड़ी अहम बात है और ख्याल रखना चाहिए हम सबको अपना। आयशा, हम आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। ये तमाम डिशेस हमें सामने नजर आ गई, गोला कबाब भी और ये चॉकलेट कोकोनट ड्रिंक भी और ये जो चिकन पकौड़े हैं ये भी, ये तीनों कमाल हो गया, आपने बनाए और कमाल कर दिया। अब चूंकि हमारी ट्रांसमिशन के इख्तिताम का वक्त है, तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, तमाम नाजरीन से भी इजाज़त चाहेंगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हम आपसे मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।